दोस्तों, तो आज विजन आईएएस के जो टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स के, उसकी टेस्ट नंबर 1 पॉलिटी का है। उसकी चर्चा करेंगे। तो पॉलिटी के टेस्ट में जो सिलेबस है वो यहाँ लिखा हुआ है। पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित है, कॉन्सेप्ट फॉर हैं, टाइप्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, इस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्टोरिकल अंडर पिनिंग है, एवोल्यूशन है, मेकिंग है और कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो टॉपिक है डीपीएसपी रहेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रहेगी, फंडामेंटल राइट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, ये सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इसका सिलेबस में आप 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उसका अध्ययन कर सकते हो। 11th की एनसीईआरटी उसी से आएगा और लक्ष्मीकांत का तो कंपलसरी है, ये आप जानते ही हैं। ये जो आप सिलेबस अगर देखना है तो आराम से सिलेबस को देख लीजिए। अब हम इसके टेस्ट को प्रारंभ करते हैं। टेस्ट का प्रथम क्वेश्चन है कि संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो मैं आपको यहाँ ट्रिक भी लेके चलूंगा कि कैसे क्वेश्चन को एवोल्यूट किया जाता है और कैसे ट्रिक से हल किया जा सकता है। पहला है तो संविधान के संदर्भ में धर्म की स्वतंत्रता में पूछा हुआ है। तो पहला, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। बिल्कुल सही है, किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता है। आवश्यक नहीं कि आप कोई भी धर्म पालन करो। ये सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है, नहीं, सभी पर रोक नहीं लगाता है। तो सभी जहाँ भी आएगा वैसा भी गलत होगा। तो दूसरा को हम हटा देते हैं तो इसके ऑप्शन ए और सी बचते हैं। तो अब ए तो एक तो सही है। अब तीसरा देखते हैं। अगर तीसरा गलत है तो ऑटोमेटिक ए ऑप्शन आ जाएगा। यह विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। नहीं, ये विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। धर्म की जो स्वतंत्रता है वो विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो इसमें 5 आर्टिकल है जो विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसे 14 है, 19 है और 29, 30 है ऐसा, और 20 है शायद। ये 5 है, बाकी सभी सबके लिए, विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जैसे ही 2 हमने छांटा है तो पीछे ए और सी बचता है और तीसरा गलत होते ही आंसर आ जाता है। अब दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किस में निहित है। तो वित्तीय आपातकाल है, ये राष्ट्रपति घोषित करता है। 360 में इसका प्रावधान किया गया था। और 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया था कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है। क्या है? अंतिम और निर्णायक है। और 44वें संविधान संशोधन 1973 में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे है। तो राष्ट्रपति जो वित्तीय आपातकाल घोषित करता है उसमें ये न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अनुच्छेद 13 के तहत। अब क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की है उसमें देखना है कि इसे प्रतिवर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। नहीं, ये 2 वर्ष में किया जाता है, इसलिए गलत है। और इसमें पूछा हुआ गलत कौन कौन से, तो पहला गलत है। इसका मतलब बी ऑप्शन खत्म हो गया। वन क्षेत्र में 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। नहीं, 1000 से अधिक की वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि ये जो वृद्धि है 2019 के आकलन में 2261 की वृद्धि हुई है। तो ये 10,000 की बोल रहा है तो 10,000 गलत है, 2261 ही सही है। तो इसका मतलब ये दूसरा भी गलत है। तो इसका मतलब 1 और 2 गलत है। तो ऑप्शन अब या तो ए होगा या डी होगा। और थर्ड है, विगत 2 वर्षों में वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई है। ये भी गलत है, क्योंकि सबसे अधिक वृद्धि जो है ना वो आंध्र प्रदेश के अंदर देखी गई है। तो ये तीनों ही गलत हो गया और ये गलत पूछ रहा है, इसलिए एक बी डी सी तीनों ही होगा और इसका आंसर डी हो जाएगा। अब चौथा बात करें, भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानता या समानताएं विद्यमान है। भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच की बात की जाए, समानताएं क्या क्या है। तो संसद की सर्वोच्चता गलत है। संसद की सर्वोच्चता भारत में है, वहां नहीं है, समानता नहीं है इसमें। सॉरी, संसद की सर्वोच्चता वहां पर है, हमारे यहाँ पर जो सर्वोच्चता है वो बहुमत प्राप्त दल के बारे में सर्वोच्चता की बात की जाएगी। और जनता यहाँ पे सर्वोच्च है, संसद नहीं। और निर्वाचित राज्य प्रमुख है, निर्वाचित होगा ना, वो राज्य प्रमुख नहीं होगा। निर्वाचित जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है वो राज्य प्रमुख नहीं है, तो ये गलत है। वो राष्ट्रपति के रूप में होता है और राष्ट्रपति जो होता है वो डायरेक्ट निर्वाचित होकर नहीं आता है। बहुमत प्राप्त दल का शासन, ये सही है। बहुमत दल जो है वो ठीक रहेगा। तो ये तीनों हम देख लेते हैं। भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु निकाय नहीं है। भारत की जो संसद है, ब्रिटिश संसद एक संप्रभु निकाय है, भारत की नहीं है। भारत में राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत होता है। ये भी अलग अलग है, आप इसका ध्यान रखते हैं। इसका आंसर सी होगा।
नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करना है। नीति आयोग के जो पदाधिकारी है इनमें से किसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करता है? अध्यक्ष को। अध्यक्ष तो खुद प्रधानमंत्री होता है, कैसे नियुक्त कर सकता है? इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे ही ए गलत होता है तो हम एवेल्यूएट करके बी और डी को छांट के बाहर कर लेंगे। अब पीछे ए और सी बचता है। 2 और 4 ए और सी दोनों में कॉमन है। अब अगर तीसरा सही है तो ए आ जाएगा, तीसरा सही नहीं है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और विशिष्ट आमंत्रित को भी प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, तीसरा सही है तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 3 4 ठीक है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं और शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। विधानमंडलों वाले संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री होते हैं दिल्ली और पांडुचेरी को शामिल करके, और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल सम्मिलित होते हैं इसके अंदर। ये ध्यान रखना। अंशकालिक सदस्य हैं वो अधिकतम 2 हो सकते हैं इसमें, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय परिषद के अधिकतम 4 सदस्य इसमें पदेन रह सकते हैं, ये हैं। और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ध्यान रखना, जो भारत सरकार के सचिव के समक्ष होता है, निश्चित कार्यकाल है इसमें। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया छठा। अब 7वें क्वेश्चन की बात करें कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर जो है उसके लिए जो अभी हंगामे भी हुए थे, एनपीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जनसंख्या का एक रजिस्टर होगा कि कितनी जनसंख्या है, कौन से धर्म की है, कहाँ का निवास करती है, कब भारत में आई है, तो किसे मान्यता देनी, ये सब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में रहता है। उसके संदर्भ में एनपीआर में केवल नागरिक शामिल है, तो एनपीआर के अंदर केवल ये कह रहे हैं कि सिर्फ नागरिक शामिल हैं। छठा क्वेश्चन छूट रहा है शायद, हाँ छठा क्वेश्चन छूट रहा है तो इसे पहले कर दें। सरकार के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में नामित किया गया है। संविधान के निम्नलिखित में कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं? समर्थन कौन कौन से प्रावधान करते हैं? तो एकल और लचीला संविधान है, तो लचीला संविधान है तो राज्यों को कम प्रवृत्ति मिलती है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है, बिल्कुल जैसे अब कलेक्टर हैं वो केंद्र सरकार नामित करते हैं और बैठते हैं राज्यों के ऊपर और राज्यों को केंद्र हस्तक्षेप करते हैं, केंद्र का हस्तक्षेप हो गया एक तरीके का। अब लचीला संविधान होने से क्या हो गया, एकल संविधान, राज्यों का कोई संविधान, एकल का मतलब राज्यों के लिए दूसरा संविधान नहीं है, एकल संविधान है। और लचीला संविधान है, इसमें बहुत नॉर्मल बहुमत से संविधान संशोधित किया जा सकता है, तो राज्यों के हितों के खिलाफ हो जाता है। और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल के पास बहुत विवेकाधीन शक्तियां, अभी जैसे महाराष्ट्र के राज्यपाल ये जो भगत सिंह केशरी है, इन्होंने मनमर्जी से बीजेपी के, अब पिछली बार देवेंद्र फडणवीस को 4 दिन की शपथ दिला दी, कोई बहुमति नहीं था उनके पास, राज्यपाल ऐसे जाके बैठ गए। उससे पहले कर्नाटक में वो जो 1-2 दिन के लिए उसको शपथ दिलवा दी और लास्ट में जाके बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे तो हटना पड़ा था। तो इस प्रकार ये जो एकात्म प्रवृत्ति वाली विशेषताएं हैं इसमें तीनों ही सही रहेंगे एकात्मक प्रवृत्ति वाली विशेषताओं में। अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संदर्भ में अपन को पूछा है कि एनपीआर में केवल नागरिक शामिल होंगे। एनपीआर में केवल नागरिक शामिल होंगे, गलत हैं, क्योंकि एनआरसी से ये भिन्न है। एनपीआर में नागरिक नहीं होंगे, केवल भारतीय नागरिक ही शामिल होते हैं तथा गैर नागरिकों की पहचान कर उन्हें अपवर्जित किया जाता है। ठीक है, गैर नागरिक किसान जो होता है ना उन्हें अपवर्जित किया जाएगा। केवल भारतीय नागरिक ही शामिल होंगे, केवल नागरिक नहीं, केवल भारतीय नागरिक है इसका आंसर, केवल भारतीय नागरिक। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण करना अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। भारत के प्रत्येक निवासी, जो भारत का निवासी होगा तो एनपीआर में आएगा ही। और एनपीआर के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना 2011 के मकान सूचीकरण चरण के साथ आंकड़े एकत्रित किए गए थे, ये भी एकदम सही बात है। जो आपको इसमें डोर टू डोर सर्वे किया गया था, 2015 में भी किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें होगा बी ऑप्शन सही होगा। पहला तो हमने गलत कर लिया, तो या तो बी होगा या सी होगा। अब इसमें अपन को पता है सी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो बंदा पहले को एलिमिनेट कर लेगा उसके बाद उसको सिर्फ बी को एलिमिनेट, दूसरा मतलब को एलिमिनेट करना है। दूसरा अगर एलिमिनेट हो रहा है तो ऑप्शन सी आ जाएगा, नहीं हो रहा है तो बी होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा बैठ रहा है, बी बैठ रहा है, क्योंकि दूसरा भी सही है। अब 8वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। गलत बात है, संविधान में संशोधन की शक्ति पर सीमा आरोपित की गई है। 1973 में जब केशवानंद भारतीवाद आया था तो उसमें मूल ढांचे का प्रावधान था, मूल ढांचे के साथ संसद छेड़छाड़ नहीं कर सकती है।
ऐसा नहीं है कि देश के अंदर अभी क्या बता रहे कि तानाशाही लगा देगी, तानाशाही ऐसी नहीं हो सकती, देशों संसद पलट देगा, क्योंकि वो 1973 में मूल ढांचे के खिलाफ हो जाएगा। केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है नहीं, गलत बात है, ये न्यायालय निर्णय करता है कि मूल भाग है या नहीं, तो इसमें दोनों गलत होगी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में कथनों पर विचार करना, AIIB के बारे में। AIB की स्थापना 2015 में बीजिंग में की गई थी और AIB में किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में भारत के लिए अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। कोई भी जो सदस्य है उसकी तुलना में भारत के लिए ऋण ज़्यादा है और अभी तक मतलब 28 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया है AIB के तहत। भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, एकदम सही बात है, दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है भारत। और संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं है, सही बात है, इसके सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों नहीं है, ये ध्यान रखना। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है AIIB के, और इसमें चीन सबसे बड़ा शेयरधारक है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। ये हो गया, तो इसमें दोनों क्वेश्चन सही होंगे। 9वां होगा। 10वां है, निम्न से कौन सी लोकतंत्र की कमी या कमियां हो सकती है, बताओ। अब लोकतंत्र की कौन कौन सी कमियां हो सकती है? लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, सही बात है, लोकतंत्र में नेता अस्थिरता हो जाती है, इसलिए तो दल बदल विरोधी कानून 1952वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, सही बात है, चुनावी प्रतिस्पर्धा होगी, चुनाव के अंदर पैसे बांटे जाएंगे तो भ्रष्टाचार तो स्वाभाविक जन्म होगा ही। और लोकतंत्र में उग्र या गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना बढ़ जाती है, नहीं, गैर जिम्मेदार नहीं होगा। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ जिम्मेदारी पूर्वक फैसले लिए जाएंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जिसको भी 30 सा क्वेश्चन एलिमिनेट करना आ गया तो उसको बी और डी तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। अब ए और सी में एक तो पढ़ना ही नहीं क्योंकि एक तो दोनों में आ रहा है, पीछे बचा ऑप्शन 2 है। अगर 2 सही बैठा तो ऑप्शन ए आ जाएगा, 2 सही नहीं बैठा तो ऑप्शन सी आ जाएगा, सिंपल है। एलिमिनेशन आपको लगाना ही पड़ेगा। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मूल अधिकारों के संदर्भ में हमसे पूछा हुआ है, तो मूल जो अधिकार हैं वे अनुलग्नी प्रवृत्ति के हैं और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता भैया, किसी में भी संशोधन किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें संशोधन न कर सके। भारत की संसद संप्रभु है, किसी में भी संशोधन कर सकती, हाँ मूल ढांचे के विपरीत ना हो, वो ध्यान रखना। अब सेकंड है कि तो ये पहला गलत हो गया, जैसे ही पहला गलत हो गया तो ऑप्शन हमारे पास बी और सी बचे। अब बी और सी में से 2 तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 2 तो दोनों में आ रहा है। अब पीछे बचा 3, अगर 3 सही हो गया तो फिर सी हो जाएगा, 3 गलत हो गया तो बी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल ठीक है। संसद जो है मूल अधिकार है तो कार्यपालिका विधायिका दोनों के लिए है। कार्यपालिका का मतलब मंत्री परिषद और विधायिका का मतलब विधानसभा है, संसद है। वे राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध हैं, बिल्कुल ठीक है, निजी व्यक्ति को विरुद्ध भी है। अब कोई बोलेगा नहीं निजी के नहीं है, नहीं निजी के भी है। निजी का मतलब अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको थप्पड़ मार लेगा ना तब भी आप कोर्ट में जा सकते हो। तो इसमें 2 और 3 सही है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करें 12 की, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? अब मूल कर्तव्य में कौन सा सही बताना है। इसका उपयोग न्यायालय द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, मूल कर्तव्यों को तो किया ही जा सकता है और उन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जाता है। और मूल कर्तव्यों को विधि बना के ही तो किया जाएगा क्योंकि मूल कर्तव्य ऐसे डायरेक्ट इन्फोर्सिबल है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ये नीति निर्देशित तत्वों की तरह है, मूल कर्तव्य गैर प्रवर्तनीय है, तो इन्हें विधि बनाकर ही किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, नहीं तो नहीं किया जा सकता है, एकदम ठीक बात है। अब मूल कर्तव्यों के बारे में 1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित किया गया था कि मूल कर्तव्यों का उपयोग किसी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में किया जा सकता है, तो ठीक बात है। तो ये जो पहला ऑप्शन और दोनों ठीक है, सी हो जाएगा। संविधान में अपनाई गई भारतीय पंथ निरपेक्षता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं? भारतीय पंथ निरपेक्षता की कौन कौन सी विशेषता जो संविधान में अपनाई गई है? सबसे पहले नोट ये करना है क्या संविधान की, क्योंकि संविधान बहुत कम चीजें बताता है और पंथ निरपेक्षता जो थी ना वो धर्मनिरपेक्षता है, वो 42वें संविधान संशोधन के तहत लाए थे।
तो धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, तो राज्य द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल संविधान में नहीं कहा कि राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, धर्म व्यक्तिगत मुद्दा है, ऐसा राज्य ने कभी नहीं कहा था। राज्य तो 25 और 28 की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और 29 और 30 को अल्पसंख्यकों के अधिकार के संरक्षण की बात करता है। और उदाहरण के लिए सभी वर्गों के लिए हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोलने का कार्य भी किए गए हैं। तो ये अपन बताएंगे वही गलत है। तो पहला गलत हो गया, तो एलिमिनेशन के तहत बी और सी तो बाहर हो गए, अब बचा सी और डी। सी और डी में से दूसरा अब सही होगा क्योंकि दोनों में आ रहे। अब हम तीसरा चेक करेंगे, तीसरा हो जाएगा तब आंसर आ जाएगा, तीसरा नहीं होगा तो आंसर आ जाएगा। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धर्मास्थ संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है। गलत बात है। जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए 19(2) में, उसको छोड़कर अधिकार है। ऐसा नहीं है कि भाई प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध रहेगा। ऐसे अगर प्रतिबंध नहीं रहेगा तो जैसे वो जाकिर हुसैन है, वो कुछ ही बरगला रहा है, ऐसे नहीं होगा तो उसको जेल में कौन डालेगा? उसको भी जेल में डालना जरूरी है। जो धर्म को बरगलाने का काम करता है, लोगों को गुमराह करने का काम करता है। भारत के अंदर इतनी ज़्यादा शिक्षा नहीं है कि लोग समझ बूझ के निर्णय ले ले, इसलिए तो ये आतंकवाद जैसे धर्म के नाम के, मजहब के नाम पे ऐसे कृत्य कर रहे हैं। तो ये तो गलत हो गया। तीसरा जैसे ही गलत हो गया, हमारा आंसर बी सी आ गया। अब सी आने की, हमारा आंसर लाने के लिए सही जो हमारा ऑप्शन, उसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। मूर्ख लोग होते हैं जो ये पढ़ते रहते हैं। क्यों पढ़ना? नहीं पढ़ेंगे हम तीसरा, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो। अब चौथा है, उच्चतम न्यायालय के निम्न में से कौन से वाद मूल अधिकारों और राज्य निर्देशित तत्वों के बीच टकराव से संबंधित है? उच्चतम न्यायालय के कौन से वाद मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के टकराव से संबंधित है? जो ये पहला वाद है कि होलोवाद 2007 में आया है। 2007 यहाँ गलत लिखा हुआ है क्योंकि सॉरी ये 7 में ही आया है कि होलोवाद। ये 9वीं अनुसूची के संबंध में था। इसमें विचार किया था उच्चतम न्यायालय ने, ये हमको 9वीं अनुसूची में, भाई न्यायालय के अंदर जो 9वीं अनुसूची में क्या क्या शामिल होगा क्या नहीं होगा। केशवानंद भारती निर्णय के बाद 9वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किए गए कानूनों को न्यायिक पुनरावलोकन से छूट प्रदान नहीं की जा सकती। ये की होलोवाद 2007 में आया था ना, जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जब नेहरू जी ने बोला था कि भूमि सुधार जैसे मुद्दे हैं, ये मूल अधिकार और संपत्ति के अधिकार में आते थे, इनको हम संशोधित नहीं कर सकते, लोगों से छीन नहीं सकते। तो पहले 8वीं अनुसूची थी, लेकिन 9वीं अनुसूची की स्थापना की थी और उस 9वीं अनुसूची के तहत उस भूमि संबंधी कानूनों को उस सूची में डाला और बोला गया था कि जो भी 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा कानून, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। तो केशवानंद भारतीवाद में कहा था कि ये 9वीं अनुसूची गलत है, और होलोवाद में कहा था कि जब से केशवानंद भारतीवाद आया है उसके पश्चात कोई भी कानून अगर 9वीं अनुसूची में डाला गया उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। लेकिन याद रखें 9वीं अनुसूची में जो 1973 से पहले कानून डाले गए उनकी समीक्षा नहीं हो सकती, और वो होलोवाद से संबंधित है। तो ये तो गलत हो गया। अब पहला गलत हो गया तो हमारे पास ऑप्शन बचता है बी और सी। बी और सी में हम अब एक ही देखेंगे, 2 और 3 को चेक करेंगे, बाकी चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन को करना कैसे वो नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको एवोल्यूशन टेक्निक है, जैसे एलिमिनेट कैसे करना है, एलिमिनेट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। एलिमिनेट टेक्निक ही यूपीएससी में पास करने का जरिया है, क्योंकि मैंने हर बार यूपीएससी प्री पास किया है और वो उसका एकमात्र रीजन है, मैं एलिमिनेशन टेक्निक अच्छे से लगा जानता हूँ। तो हमने एक तो की होलोवाद को तो बाहर कर दिया। अब हम पढ़ेंगे 2 और 3 में से अगर कोई वाद निकलेगा। जैसे अब मेनका गांधीवाद है, तो गोलकनाथवाद हम जानते ही भैया कि गोलकनाथवाद है ना, मूल अधिकार और राज्य निर्देशित टकरावों के बीच जो आया था तो वो था ही। इसमें 25 संविधान संशोधन संबंधित कुछ अनुशंसाएं भी की थी, और ये केशवानंद भारती इसी वाद का आगे क्रियान्वित रूप था। ठीक है, तो बिल्कुल था। अब बात करें मेनका गांधीवाद में, तो मेनका गांधीवाद जो था ना, वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो हमें प्रावधान किए गए हैं जीवन की सुरक्षा से संबंधित, उसकी मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया था, जैसे विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ये मेनका गांधीवाद में 1978 में किया गया था। तो ये मूल अधिकार राज्य की निर्देशित तत्वों से संबंधित नहीं था। तो ये 2 ही थे। कौन कौन से थे? तो गोलकनाथवाद और मिनर्वा मिल्स वाद, ये 2 थे। जो मिनर्वा मिल्स वाद अगर आप जानना चाहते हो कि क्या है, तो इसमें ये 1980 का केस है। इसमें एफआर और डीपीएसपी दोनों की प्राथमिकता को असंवैधानिक और अवैध घोषित किया गया था।
ठीक है। और इसके बाद फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी की वरीयता प्रदान की गई थी, फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी की वरीयता प्रदान की गई, ठीक है। पहले मतलब इंदिरा गांधी थी ना, इंदिरा गांधी ने बोला था कि जब वो 1975 में आपातकाल लगाया था, उससे पहले भी कि डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल आपको बताया कि वो सरकार के ऊपर कार्यपालिका और विधायिका, मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था कि सरकार की कार्यपालिका और विधायिका दोनों के पीछे वो सरकार को बोलता कि नहीं आप थोड़ा रुकिए, जनता को भी अधिकार है। तो इंदिरा नाराज थी, भाई जनता को क्या अधिकार है, डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी को लागू करना चाहिए। मूल अधिकारों को क्या लागू करना है, मूल अधिकारों में क्या बात की गई थी, जनता को अधिकार है, वो संघ बनाएगा, वो समिति बनाएगी, वो एकत्रित हो सकते हैं, वो चर्चा कर सकते हैं। जब लोग एकत्रित होते हैं तो सरकार के अंदर खलबली मचती है, ठीक है। जब खलबली मचती है ना, तभी तो कोर्ट बाहर निकलते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सदियों की बुझी राग सुखबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोहरा समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो सिंहासन खाली मूल अधिकार वाले करवाते हैं, नीति निर्देशक तत्व वाले नहीं कराते हैं। नीति निर्देशक तत्व तो अपरिवर्तनीय है, सरकार की इच्छा है। जब किसी बात पे सरकार की इच्छा जो सरकार के अधीन होगा तो सरकार भी उसे ही पसंद करेंगे, ये हमारे अधीन है, जो अधीनता वाला होगा उनसे उठाओ। राष्ट्रपति होते हैं वो अधीनता वाले होते हैं, इसलिए उठाते हैं। लेकिन जो मंत्री होते हैं उसमें झगड़े चालू हो जाते हैं, मंत्रालय आसानी से नहीं मिलते हैं, राष्ट्रपति के पद तो किसी को मिल जाता है। तो अब 15वां क्वेश्चन आ जाते हैं, हमारा आंसर हमने हल किया है, 15वां क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की परिभाषा में निम्न में से कौन शामिल है। राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल है, तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नीति आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक। राज्य की परिभाषा के तहत सभी आते हैं, ठीक है। राज्य की परिभाषा में यह अनुच्छेद 12 के अंदर प्रावधान किया गया है कि सभी संस्थानों को शामिल किया जाएगा, ठीक है ना, जो राज्य द्वारा संचालित होती है। जो मूल अधिकारों को उल्लंघन न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। अगर इन द्वारा मूल अधिकारों में जो अगर कुछ गड़बड़ी की जाएगी तो न्यायालय में चुनौती हम दे सकते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा वेडेल सागर निम्न क्षेत्रों में से किस में अवस्थित है। एक वेडेल सागर था, सुर्खियों में रहा था, ये अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित है। फिश ब्रीडिंग कॉलोनी, मत्स्य प्रजनन कॉलोनी की खोज की गई थी यहाँ पर, फिश ब्रीडिंग कॉलोनी के रूप में ये वहाँ पर था। तो ध्यान रखना थोड़ा बहुत, अब अगर 35 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी तापमान जाता है यहाँ पर, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना। कोई खास नहीं है, वेडेन सागर पूछा जाएगा तो आप बता देना, अंटार्कटिका में था, डी ऑप्शन है। 17 है केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में, सतर्कता आयोग में क्या भैया, ये संवैधानिक निकाय। संवैधानिक कैसे हो सकता है, सीवीसी की स्थापना ही जब 1964 में केंद्र ने एक संथानम कमेटी गठित किया था, उसकी सिफारिशों के तहत ही तो उसको शामिल किया गया था, और 2003 में संसद ने इसे एक अधिनियम बनाकर सांविधिक निकाय बनाया था। तो संवैधानिक होने की तो कोई बात ही नहीं। संवैधानिक वो होता है जो जिसका जब संविधान प्रारंभ था उस टाइम उल्लेख है, और सांविधिक वो होगा जिससे बाद में कानून बना के बनाया गया हो, तो ये सांविधिक है। ये मानवाधिकार आयोग है, ये सीवीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, राष्ट्रपति करता है, हर किसी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसमें क्या दिक्कत है भैया। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 अनाधिकृत सतर्कता आयुक्त होते हैं जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन बी है। भारत के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्न से कौन सा सही है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में कौन सा अपन को पूछा हुआ है, तो हम पढ़ेंगे। इसे किसी अनुच्छेद 32 के तहत पूछा, ध्यान रखना, इसे किसी भी कार्यपालिका आदेश या विधि की संवैधानिकता निर्धारण करने के लिए लागू किया जाता है यदि यह प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार, बिल्कुल ये मूल अधिकार से संबंधित है। 32 ये जो 32 है इसमें सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, और 226 में उच्च न्यायालय को अधिकार होते हैं मूल अधिकारों से संबंधित। उच्च न्यायालय में तो इस मामले में बहुत आगे है भाई सर्वोच्च न्यायालय से, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को सिर्फ मूल अधिकारों तक है, लेकिन उच्च न्यायालय को वैधानिक अधिकारों तक भी अधिकार है। तो उच्च न्यायालय इस मामले में जो उपचारों की संवैधानिक उपचार है इसमें मामले में उच्च न्यायालय आगे है। तो पहला क्वेश्चन सही हो गया, पहला सही हो गया, तो बी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे, ऐसा करते हैं, अब 2 को एलिमिनेट कर लेते हैं, 2 एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ऑटोमेटिक सी आ जाएगा, फिर हम 3 को पढ़ेंगे नहीं, और 2 एलिमिनेट नहीं हुआ तो फिर 3 को पढ़ना पड़ेगा, फिर इसमें कोई चांस नहीं है।
मूल अधिकारों के परिवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय को मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है। गलत बात है। मूल अधिकारों में उच्चतम न्यायालय को अनन्य कैसे होगा भैया? उच्च न्यायालय भी तो करता है। उच्च न्यायालय 226 के तहत मैंने अभी बात की, तो दूसरा गलत हो गया। अब हम तीसरा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि सीधा आंसर इसका निकल चुका है। दूसरा गलत होते ही ऑप्शन हमारा सी आ गया। ठीक है, तो बी तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पर तीसरा पढ़ेंगे भी नहीं, हमारा बिना पढ़े आंसर आ गया। भारत में संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी है? संघ जो है ना, संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है? संघ राज्य क्षेत्र का मतलब होता है कि राज्य और केंद्र को काफी समानताएं होती है। जितना केंद्र इंपॉर्टेंट है उतना ही राज्य भी इंपॉर्टेंट है। तो संघ का मतलब होता है जुड़ा हुआ है, सबको समान अधिकार है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अब जैसे राज्य हैं, अब दिल्ली को नहीं है, दिल्ली को अधिकार नहीं है, दिल्ली पूर्ण राज्य की मांग क्यों करना है? क्योंकि इसको काफ़ी फिर वैरायटी मिल जाएगी, अधिकार मिलेंगे। तो इसमें सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, सामरिक महत्व है, जनजाति लोगों के हित हैं, प्रशासनिक महत्व है, ये सारे शायर हैं। इसमें क्या दिक्कत है? सांस्कृतिक भिन्नताएं कहाँ कहाँ है पूछा जाएगा, तो पांडिचेरी है, दादर है, नागर हवेली है, दमन द्वीप है। राजनीतिक प्रशासनिक महत्व कहाँ कहाँ है पूछा जाएगा, दिल्ली चंडीगढ़ में है। सामरिक महत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, ये सामरिक महत्व के हैं। और जनजाति पिछड़े लोगों के लिए ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? ये मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये सारे हैं संघ राज्य क्षेत्र गठन हेतु कौन कौन से कारण उत्तरदायी है। लेकिन जैसे अब मैंने ये जितने बोले इसमें से कुछ संघ राज्य क्षेत्र से राज्य बन गए हैं। ठीक है, मैंने इसमें थोड़ा गलत बता दिया। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी, जिसमें कुछ राज्य बन गए, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य बाद में बन गए, लेकिन ये इनके लिए ये आवश्यकता होती है कि कोई अगर क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र के गठन के लिए क्या क्या होगा, संघ राज्य क्षेत्र तभी तो हो जाएगा। जैसे अब दिल्ली और पूछा जाएगा पांडिचेरी क्यों इसमें संघ राज्य क्षेत्र, क्योंकि यहाँ प्रशासनिक महत्व है, राजनीतिक महत्व है। यहाँ पर दिल्ली के अंदर संसद बैठती है, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े हेडक्वार्टर हैं, आर्मी का हेडक्वार्टर हो गया, सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर हो गए, संसद खुद बैठ जाती है, कई पॉलिटिकल संस्थाएं आ जाती है, अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े केंद्र हैं यहाँ पर। जैसे आरबीआई तो वैसे देखा जाए मुंबई में है, लेकिन आरबीआई के ज़्यादातर कार्य जो ब्रांचेज हैं वो दिल्ली के अंदर कार्यरत होती है। सामाजिक क्षेत्र की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, मानवाधिकार आयोग हो जाएंगे, महिला आयोग हो जाएगी, तो ये दिल्ली के अंदर बैठते हैं। अगर दिल्ली को कभी हाईजेक कर दिया ना, देश पूरा ठप हो जाएगा। इसलिए यहाँ संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया हुआ है। दिल्ली जब बात करती है नहीं मुझे ये तो मेरे राज्य बना, दिल्ली को राज्य बना दोगे तो संसद में तो ये प्रधानमंत्री का तो मुख्यमंत्री जी ना दुर्बल कर देंगे, इसलिए ये रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में निम्न से कौन शामिल है? वाक और अभिव्यक्ति जो दिए हैं उसमें कौन कौन शामिल है? तो वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जैसे अब यहाँ हड़ताल का अधिकार है, हड़ताल का अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं है। हड़ताल आप नहीं कर सकते हो। तो जब हड़ताल नहीं कर सकते हो तो ऑप्शन बी एलिमिनेट करेंगे। तो जैसे ही 2 एलिमिनेट हुआ तो सी और डी तो गए काम से। ठीक है, अब 4 तो दोनों में आ रहा है। अब हमको चेक करना है सिर्फ एक, अगर एक सही हो गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्या है? मौन रहने की स्वतंत्रता। भाई मौन भले रहो ना, मेरे घर में तो कई महिलाएं मौन रहती है, 11 को तो मुनि अमावस्या कहलाती है। अब किसी दिन मौन रह के नहीं मौन नहीं रहने की, तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको सिर्फ एक आता है मौन रहने की स्वतंत्रता, आंसर आ गया ए। 3 तो सही हो जाएगा। अब हमारे आंसर ए 20 में से बचता था, 4 तो सही है ही, एक सही हो गया तो 3 ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और चलो आगे चलते हैं। आगे आंसर सिर्फ एक मौन रहने की स्वतंत्रता का पता होना चाहिए आपको, और हड़ताल का अधिकार नहीं, ये पता होना चाहिए। अब देखो, अगर आपको अधिकारों की बात की जाएगी तो आप विचार विमर्श कर सकते हो, प्रेस की स्वतंत्रता है, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है, टेलीफोन पर बातचीत के विरुद्ध अधिकार आपको प्राप्त है, प्रसारण आप कर सकते हो, मौन की स्वतंत्रता है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है, पूर्व सेंसरशिप लागू करने के विरुद्ध अधिकार है, प्रदर्शन या विरोध करने का अधिकार है। हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। प्रदर्शन कर सकते हो, विरोध कर सकते हो, लेकिन हड़ताल नहीं करोगे। हड़ताल कर लोगे तो भूखे मर जाएंगे ना, खाना कहाँ से मिलेगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में अपन को जो कथन दिए उनके बारे में विचार करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यह बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है? नहीं।
बाल श्रम के तहत नहीं है, ये 2005 में गठित एक निकाय है, बाल श्रम के नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए एजेंसी के रूप में नामित किया गया, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, किया गया था, बिल्कुल किया है। 2005 में हुआ था, 0 से 18 वर्ष के बाल को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये इसके बारे में जानकारी है। अब बात करेंगे 22वां क्वेश्चन की। एक होता है परख पोर्टल, परख कार्यक्रम के संदर्भ में अपन को बातचीत करनी कि परख है क्या। तो परख है, ये स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आकलन करेगा। बिल्कुल, परख जो होते हैं ना, इसका फुल फॉर्म होता है कि समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। ये ज्ञान का विश्लेषण करता है, कार्य प्रदर्शन का, दोनों आते हैं। ये एटक के तहत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, AICTE, इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने लॉन्च किया है। हाँ, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सांविधिक निकाय एक तरीके का, ठीक है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान से संबंधित उदारवाद के विचारों के संदर्भ में बताना है कि उदारवाद, भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता देता है। कहा है भैया, व्यक्तियों के अधिकारों को नहीं, समुदाय के अधिकारों की बात करेगा भैया। व्यक्ति का अधिकार कम, क्यों? उदारवाद जो भी होगा ना, वो बोलेगा समाज बेहतर होना चाहिए, व्यक्ति भी होना चाहिए, और क्योंकि शास्त्रीय परंपरा है, ठीक है। संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है। बिल्कुल ठीक बात है, ये बी हो जाएगा इसका आंसर। अब NHRC मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन सही है? हाथ से मेले उठाने की समस्या है, अनुसूचित और विमुक्त जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं हैं, स्वास्थ्य के अधिकार संबंधित, ये सारी हो जाएगी, बहुत नॉर्मल है। 1993 इसका गठन हुआ था, इससे मतलब रद्दी क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेंड्स 2022 को प्रकाशित किया गया था। अब पूछ रहे रिपोर्ट किसने प्रकाशित की, तो ये ILO की रिपोर्ट है, ठीक है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड्स 2022 धीमी और अनिश्चित बहाली की चेतावनी देती है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ध्यान रखना, ये कोविड-19 से संबंधित इनमें कुछ चर्चाएं भी की हुई थी। अब है निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में आपको बताना है कि निर्वाचन आयोग में क्या क्या सही है क्या नहीं है। अनुच्छेद 323 के तहत सेवा की शर्तें व पदावधि को निर्धारित किया गया है, अनुच्छेद 324 के तहत नहीं किया गया है, ठीक है। निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवाओं की शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति करता है, तैयार करता है, ठीक है। तो गलत हो गया ये, तो पहला जैसे ही गलत हो गया तो हमारा आंसर आ गया है, इसका आंसर 3 है। 2 और 3 आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको एलिमिनेट करना यहाँ सिखा रहा हूँ। एलिमिनेट हो गया ना, पहले इकट्ठे एलिमिनेट आ गया, तीनों में ये गया। अब 27 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या कथन है? कथन ये है कि उपयुक्त में से किन किन विशेष परिस्थिति या परिस्थितियों का भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रपति शासन का मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति शासन लग गया, राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा, तो महाराष्ट्र में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया था, अभी कर्नाटक में लग गया, तो लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल वहाँ शासन करने लग जाता राष्ट्रपति के नाम से, और मुख्यमंत्री को वहाँ हटा देते 2-4 दिन के लिए, यहाँ होता नहीं, बस इतना ही तो होता है, इससे ज़्यादा क्या है। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, सैनिक शासन हो गया, तो परिस्थितियाँ भिन्न होती है, तो ये कोई रद्दी क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से सिद्धांत जोड़े गए थे, पूछे जा रहा है। तो 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़े होंगे? सिंपल है यार, बच्चों के स्वच्छ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना 42 में जोड़ा गया था, 39 में ऐड किया था, ठीक है। समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। देखो, अब जैसे पहला हमने किया तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, समान न्याय को बढ़ावा देना, ठीक है। और तो इसमें भी 39A किया था, 39A में समान न्याय को बढ़ावा देना बिल्कुल था, तो 2 ऑप्शन भी सही है। तो 2, 1 और 2 सही किस में आ रहा है? तो बी, अभी तक बी एलिमिनेट हो रहा है, और तो कोई हो नहीं रहा। अब जैसे तीसरा है, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, तो ये जो है ना, अवसरों को कम करना, ये 38(2) केंद्र प्रावधान है और 78वें संविधान संशोधन अपनाया गया, तो तीसरा गलत है। तो हमने जैसे ही तीसरा गलत किया तो हमारा पीछे डी एलिमिनेट हो गया, बी तो पहले से एलिमिनेट था। अब ए और सी बचता है, अगर आपको 4 आता है तो ये क्वेश्चन सही हो पाएगा, नहीं तो तुक्का मारना पड़ेगा। अब देखते हैं,
चौथा क्या है, हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देना। हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देना, ये 2002 में जो हुआ था ना, वहाँ राज्य में जो लगा वहाँ बच्चों के लिए 86वां संविधान संशोधन, उसके तहत प्रावधान किया गया था हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। तो ये नहीं है, गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन सॉरी, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना ये नहीं है, तो गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक और दो। अब आपको और जानना है भैया, क्षेत्र में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उनमें क्या क्या प्रावधान थे। तो उसमें बच्चों के स्वच्छ विकास के अवसर सुरक्षित करना 39 में था। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, जो नालसा का गठन था, वो 39A में किया गया था 42 में। इसमें 4 संशोधन थे, एक और था 43A संशोधन, 43A आर्टिकल। इसमें उद्योगों में जो श्रमिकों की भागीदारी है ना, श्रमिकों को भागीदार बनाना प्रबंधन में, प्रबंधन सिर्फ वही क्यों करे उद्योगों में। और एक जो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, ये इंदिरा गांधी पर्यावरण के बारे में लाई थी 48 में, क्षेत्र में लाई थी। और फिर 42 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट है, वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 में यही लाई थी, फिर पर्यावरण के लिए भी लाई थी। अब 78वें संविधान संशोधन में 38(2) आया था, उसमें भी अवसरों और सुविधाओं में असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया था। 2011 में सहकारी समितियों से संबंधित 43B आर्टिकल आया था, ठीक है। और 2002 में जो 86वें संविधान संशोधन है, इसमें हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देने के प्रावधान थे, ये थे 28वां। निम्न से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। अब बताओ, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद कौन धारण नहीं करेंगे। महान्यायवादी, महान्यायवादी तो किसके करता है, कौन नहीं करता है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक, देखो नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत नहीं होता। पश्चात पर्यंत का मतलब दया से, राष्ट्रपति जब चाहेगा उसको हटा देगा, नहीं। जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक है उसको संसद हटाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, ये भी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अगर हटाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट हटाएगा, ठीक है, और उनकी जांच होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो बिल्कुल नहीं हटा सकता, मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं हटा सकता, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त ना, वो राष्ट्रपति का अनुशंसा। और महान्यायवादी तो बेचारा गरीब है, इसको तो अनुशंसा राष्ट्रपति को होनी है। जो गरीब है वही है, बाकी तो अमीरों की तो बात ही अलग है। ये बाकी वाले अमीर थे तीनों ही, नहीं हटा सकते। तो इसमें अगर एलिमिनेट करना, तो इसमें एलिमिनेट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अब आपको बताया पहला हटा सकते हैं, तो पहला एलिमिनेट हो जाएगा। अब पहला एलिमिनेट, बाप रे, ये तो आंसर आ गया। मैं बोलना मुश्किल है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो रद्दी क्वेश्चन हो गया। मान न्यायवादी तो आपको पता ही, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आंसर आना ही था, आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब बात करें इस 30वें क्वेश्चन की, तो पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पद्म पुरस्कार, कि पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार के 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे पद्मश्री दिया है, तो पद्म विभूषण देने के लिए पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये 4 ही मुख्य होते हैं। एक अवार्ड देने के 5 साल बाद दूसरा देंगे, ऐसा नहीं एक दे दिया अगले साल वो दे दिया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कभी कभी क्या है कि छोटे अवार्ड देने से मना कर देते हैं कि मैं तो बड़ा आदमी हूँ यार, 5 साल कौन इंतजार करेगा, इसलिए मना भी कर लेते हैं कि मैं बड़ा ही लूँगा, छोटा नहीं लूँगा। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। हाँ, तो कैबिनेट सचिव करते होंगे, क्या दिक्कत है। कैबिनेट सचिव करते हैं, मतलब मंत्री नहीं है, ध्यान रखना, ये प्रशासनिक अधिकारी करता है, कोई कलेक्टर वलेक्टर। इस पुरस्कार की घोषणा से पूर्व प्राप्तकर्ता की लिखित सहमति लेने का प्रावधान है। भैया लिखित लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिखित क्यों लोगे भैया, लिखित लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। लिखित नहीं लिया जाता है। पुरस्कार की घोषणा से पहले प्राप्तकर्ता की लिखित या औपचारिक सहमति लेने का कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान रखना, प्रावधान तो नहीं है। और ले सकते हैं, लेने को ले ले, कोई ले लेता होगा, मोदी जैसा ले लेता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करें 31 की, बात करें 31 में क्या है, मूल अधिकार है और स्रोत देश है। भाई सम्मिलित कौन कौन से देशों से लिया जाता है। तो मूल अधिकार फ्रांस से क्यों लेंगे भैया, मूल अधिकार तो जहाँ मूल है, मूल कौन सा देश, अमेरिका है, सब देशों का बाप अमेरिका से लेंगे। तो पहला तो गलत हो गया। तो पहला जैसे ही गलत होता है तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, बी और डी, बचता है ए और सी। अब सी में 3 तो है ही, क्योंकि ए और सी दोनों में है, तो अब बचता है बी। अगर बी सही हो गया तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं तो सी हो जाएगा, बाकी हम चेक ही नहीं करेंगे। नीति निर्देश आयरलैंड से लिए, गरीब से गरीब बच्चे को पता है इस फील्ड में जो आई। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है ना, जो पहली कक्षा से पढ़ाने चालू कर लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो पहली वाला बच्चा बोल देगा आयरलैंड से, तो वो भी बता देगा। तो ऑप्शन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन रद्दी साबित हुआ, नहीं हुआ, रद्दी हो गया। और हम इसको कचरे की टोकरी में डालते हैं। विजन जो बढ़ाती है उसका ये लेवल तो नहीं लग रहा विजन वाले के। राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में
तो राज्य निर्वाचन आयोग 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के चुनाव के संचालन का अधिकार दिया गया है। हाँ बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं कराएगा, ध्यान रखना। राज्य निर्वाचन आयोग के में पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुक्रम का कार्य निहित है। राज्य निर्वाचन आयोग में बिल्कुल है, ये चक्रांत करेगा सीटों का। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के चुनाव आयोग राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। गलत बात है, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान है ही नहीं। बताओ, आपको तो है ही नहीं तो क्या प्रावधान करेगा? तो 30 कट होता है, 30 कट होता है। तो फिर हमारा आंसर वैसे अगर हम इसे अगर एलिमिनेट की टेक्निक से जाते तो सबसे पहले 30 पढ़ते हैं, 30 पढ़ते गलत होता है तो 2 एलिमिनेट हो जाते हैं, सी और डी। अब बीच बचता है 2 तो सही है ही, अब 1 को सही करते हो जाता है। अब किसी को इस चक्रों में फंस जाता है, कोई कोई बच्चा होता है ना बड़े भोला टाइप का होता है, परिसीमन, आरक्षण, चक्रण का कार्य निहित है कि नहीं है, हे भगवान इनका क्या होगा, कैसे होगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अरे भाई इसको पढ़ना ही नहीं है, तेरे को आता ना आता कोई इश्यू नहीं है, तू तो पहले एलिमिनेट की टेक्निक सीख जा। एलिमिनेशन की तकनीक सीखेगा तो ऑटोमेटिक अपने आप आंसर आ जाएगा। इसको पढ़ना ही नहीं है दूसरे को, पहला अगर आपको आ रहा है ना तो ऑप्शन आंसर खत्म हो रहा है। और पहला तो बिल्कुल सिंपल है, किसी बच्चे को आ जाएगा। लल्लू किसने, इसको लल्लू बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चनों में मेरे अनुसार अगर आप बढ़ो तो सीधे तीसरा ऑप्शन पढ़ो या दूसरा ऑप्शन पढ़ो। पहला ऑप्शन हर बार जरूरी नहीं कि आप पहला दूसरा तीसरा ऐसे ऑप्शन पढ़ के आगे बढ़ रहे हो। कभी कभी इच्छा होता है तीसरा पकड़ दो, कभी दूसरा ऑप्शन पढ़ के एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं आती तो भी एलिमिनेशन यूपीएससी के अंदर अगर 100 क्वेश्चन में से कम है ना आप 30 क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से निकाल दोगे, जिसके आपको नॉलेज नहीं है फिर भी आप सही कर लोगे। अब तीसरा क्या 33 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 33वां राष्ट्रीय आयोग है और किसके अंतर्गत आता है ये पढ़ेंगे हम, आयोग और अंतर्गत। अब जैसे ये पहला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, तो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है वो अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत आता है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में क्यों आएगा भैया अल्पसंख्यक? तो ए गलत हुआ, तो ए गलत, तो एलिमिनेशन हो गया अपना, बी और डी गए, अब पीछे बचता है ए और सी। तीसरा तो सही है, अब पकड़ेंगे बी को, बी ठीक हो गया तो सी आ जाएगा, बी गलत हो गया तो ए आ जाएगा, सिंपल है, बी को पकड़ो। राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला बाल विकास मंत्रालय बिल्कुल सही आएगा। लल्लू है भाई, महिला का तो महिला ही आएगा, और तो कौन सा महिला का कहाँ से कोई पुरुष थोड़ा ही पकड़ेंगे, तो पुरुष है ही नहीं मंत्रालय, नहीं वैसी बात मजा करें, तो महिला का महिला हो गया। चलो तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा अनुसूचित जनजाति तो है, जनजाति मामला में आएगा ही, क्या दिक्कत है। तो ये रद्दी क्वेश्चन साबित हुआ। आगे चलते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वित्त आयोग के संदर्भ में जो कथन है उसके संदर्भ में वित्त आयोग के संबंध में अपन को बताना है। तो ये अर्ध न्यायिक निकाय है, बिल्कुल ठीक है। वित्त आयोग अर्ध न्यायिक है। अर्ध न्यायिक क्यों है? क्योंकि वित्त के मामलों में कभी कभी ये न्यायिक निर्णय भी कर लेता है कि हाँ ये गलत है, ये सही है, किसको कितना वित्त देना है, क्या है। और इसके सदस्य 5 वर्ष या 35 वर्ष की आयु, ये गलत हो गया। ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है वित्त आयोग को, तू कितने समय तक रहता है। एक सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, और वो राष्ट्रपति अवधि निर्धारित करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रद्दी नहीं मान सकते हैं, तो रद्दी 34 में है तो ये रद्दी। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र है, सिंपल है, ठीक है। इसमें अगर आपको जैसे तीसरा आपने पकड़ लिया और पहला पकड़ लिया, पहला पकड़ा तीसरा पकड़ा, तो दूसरे का पता होना जरूरी नहीं है। रद्दी क्वेश्चन साबित हो रहा है लेकिन रद्दी है नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज रखो कि वित्त आयोग के सदस्य हैं और राष्ट्रपति उसको निर्धारित करेगा कि तू कितने टाइम तक रहेगा। कभी मोदी के खिलाफ रिपोर्ट दे दी तो हटा देगा राष्ट्रपति, तो वित्त आयोग को संभल के चलने की आवश्यकता है। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है, तो क्या भैया करना है? तो इसमें बताना है कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक समाज शोधन गृह का सदस्य बनने के लिए पात्र है। हाँ प्रत्येक बनो ना, बैंक को क्या दिक्कत है, सारे बैंक आ जाओ, पात्रता होनी चाहिए आपके पास। भुगतान बैंक डेबिट और एटीएम कार्ड में यहाँ करा सकते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड करा सकते हो, क्रेडिट नहीं कराओगे, ध्यान रखना, डेबिट आप करा सकते हो। भुगतान बैंकों की जमा सीमा प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए है, ये गलत है। प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए अब बढ़ा दी गई है, पहले शायद 1 लाख थी अब 2 लाख हो गई, तो ये गलत हो गया। तीसरा एलिमिनेट हो गया, सॉरी तीसरा। अब देखो आपने अगर कोई लल्लू सा बच्चा होगा पहले से पता नहीं यार ये सभी बैंक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, पहला तो आता ही नहीं है यार, छोड़ दिया, ये कर दिया। अरे मूर्खों, तीसरे पे आओ सबसे पहले। जैसे ही तीसरे पे आओगे एलिमिनेट हो गया, एक और तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक तो क्यों पढ़ते हो यार, जब आपको पता है डेबिट कार्ड एडमिट कार्ड, पता नहीं यार क्रेडिट कार्ड ही करवाता है या डेबिट करा तो मैं तो भूल गया हूँ। अरे भूल गए तो याद ही नहीं रखना है, यूपी से ये कोई छोटे मोटे एग्जाम थोड़ी है। यहाँ तो आपको सिंपल डाटा थोड़ा बहुत पता होगा तो आंसर आएगा खींच के बार।
अब बात करें 36वां का भारतीय संविधान का उपयोग उस मूल ढांचे के रूप में करता है। भारतीय संविधान का उपयोग उस मूल ढांचे के रूप में करता है जिसके भीतर सरकार संचालित होती है। निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? अब बताना है कि कारण कौन सा नहीं है। तो न्यायपालिका और राजनीतिक प्रथाओं ने संविधान के क्रियान्वयन को में लचीलापन प्रदर्शन दर्शाया। बिल्कुल ठीक है, लचीलापन तो है ही, न्यायिक व्यवस्था में लचीलापन है, राजनीतिक व्यवस्था में लचीलापन है, बिल्कुल ठीक है। संविधान का मूल ढांचा हमारे देश के अनुकूल है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? मूल ढांचा हमारे देश के अनुकूल नहीं होगा तो खारिज नहीं कर देंगे ये न्यायपालिका, तो इसमें क्या सोचना है? संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने अनेक परिस्थितियों के लिए समाधान प्रदान की। बिल्कुल ठीक है यार, क्या क्या नहीं किया उन्होंने? बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए। जो है समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, केंद्र सूची के बाद में भी एक और सूची बना के रखी है। अगर कुछ दिक्कत हो जाए उसमें केंद्र उसमें मामलों में निपटाएगा। जैसे अंतरिक्ष मामले पहले थोड़ी थे, लेकिन अब आए हैं तो उस सूची में डाला जाता है। वो चौथी सूची कौन सी है? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों की सूची, अवशिष्ट सूची है, उसको बनाया है। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अरे पवित्र क्या, ये रामायण है क्या जो पवित्र है? कुरान है, ये संविधान है, ये पवित्र दस्तावेज तो मान सकते हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 102-4 अभी तक हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं, और ये बोल रहा नहीं होता है। मतलब इससे लल्लू कोई होगा? बताओ आपको, ऐसा लल्लू किशन तो कांस्टेबल में भी नहीं आता है। बताओ, खारिज करते हैं 3 बार, 1 2 3। निम्न से कौन अपने संबंधित पद पर न रह जाने के पश्चात केंद्र राज्य के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होता है? ठीक है, कौन नहीं होता है? तो भारत का नियंत्रण और महालेखा ये नहीं होता है। एक बार कैग बन गया तो बन गया, इसलिए तो उन्होंने कैग ने कांग्रेस के बहुत ज़्यादा घोटाले बाहर खींचे। अगर कैग को दोबारा नियुक्ति देते तो इतने घोटाले बाहर आते नहीं आते, क्योंकि वो सोचना दोबारा कैग बन जाऊंगा। अब जैसे 2G घोटाला है, स्पेक्ट्रम घोटाला है, कोल घोटाला है, ये सारे के सारे घोटाले बाहर क्यों आए थे? मनमोहन सिंह के समय में, क्योंकि मोदी ने बोला था मैं आपको राज्यपाल बना दूंगा, राष्ट्रपति बना दूंगा, कुछ ऐसा पद दे दूंगा, थोड़े घोटाले बाहर खींचो, तो खींच लिए थे उन्होंने। उनको दोबारा पद नहीं मिलता कैग को, ध्यान रखना है। बाकी भारत का महान्यायवादी भले बनाओ, 50 बार बनाओ, क्या दिक्कत है महान्यायवादी को? ये होता क्या, महान्यायवादी नॉर्मल वकील ही तो होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, अब सदस्य तो यार बना दो यार, जो अध्यक्ष होगा नहीं, सदस्य, जो सदस्य वो आगे जाके अध्यक्ष बनेगा ना। सिंपल सी बात है यार, क्यों नहीं दिमाग में बैठती? अब आपका यहाँ एलिमिनेशन मेथड तगड़ा तैयार हो रहा था, पहला तो था ही, ठीक है, तो ये सॉरी पहला ये, दूसरा जैसे आपको इसमें पता चल जाएगा दूसरा गलत है, तो दूसरा गलत होगा तो बी। अच्छा, इसमें आपको एक पता होना चाहिए, देखो बिल्कुल इसमें कितना जबरदस्त एलिमिनेशन मेथड बैठ रहा है। जैसे ही आपको यहाँ पता चल गया कि भारत का महान्यायवादी है ना, वो बन सकता है, तो 2 बार हो गया, 2 एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है बी या डी। इसमें हमने एक को छांट लिया तो अब डी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक पढ़ना है, एलिमिनेट करना है, बाहर आना है। सिंपल क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ते हुए, निम्नलिखित कार्यों में से कौन से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कौन कौन से कार्य करते हैं? तो वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज के संबंध में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए किए जाने वाले उपायों का सुझाव देता है। बिल्कुल सुझाव दो। सुझाव देने में क्या पैसे लगते हैं? सुझाव जो भी देगा उसको सही मान लेना, कभी गलत मान मानना, ये नहीं मानना अरे पता नहीं यार मैंने पढ़ा नहीं था, देता नहीं देता। सुझाव सब देते हैं, तुम भी दे सकते हो। अनुसूचित जनजातियों और उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करता है। जांच करने दो ना, किसी की जांच करो, पैसे थोड़ी लगते जांच करने के। और ये जो पैसा एक्ट 1996 के प्रावधानों का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों का सुझाव देना। सुझाव जो देना सही न मानना, उसको गलत कभी मत मानना, देने दो सुझाव, देने दो। सुझाव देने से क्या दिक्कत होती है? ये 338A में इसका प्रावधान किया गया था और पैसा एक्ट 1996 में क्रियान्वयन। निम्न से कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में उल्लिखित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण बिल्कुल नहीं है। शोषण के विरुद्ध 23 और 24 में दिया हुआ गिरफ्तारी निरोध तो 22 आर्टिकल है, तो गलत हो गया। कारखानों बालकों का नियोजन सही है, मानव के दुरुपयोग बलात्कार सही है, 2 3 सही है। अब जैसे आपको देखो एलिमिनेट आना चाहिए, ए एलिमिनेट कर लिया, ठीक है ना, तो ए और डी चले गए 1 से, अब बी और सी बचते हैं, इसमें से 2 तो पढ़ना ही नहीं, अब 3 पढ़ना। 3 अगर आ गया तो आंसर आ गया। एक ऑप्शन आपको पता होना चाहिए बस। लल्लू किशन, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? अब 40वां पूछा है, सही कौन सा है? तो अब इसमें सही की बात की जाएगी तो इसमें प्रावधान किया गया कि भारत स्वयं भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 सहित अंग्रेजों द्वारा भारत के संबंध बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें क्या सोचना है? इसको कौन मूर्ख होगा जो गलत करेगा?
इसके द्वारा अब जैसे एक सही हो गया तो सी चला गया। अब देखते हैं, इसके द्वारा भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। गलत है भैया, गवर्नर जनरल का पद था पहले, वो खुद माउंटबेटन था, फिर सचिंद्र सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, कैसे गलत कर दिया, ये तो दूसरा गलत हो गया। तो जैसे ही दूसरा गलत हुआ, दूसरा अब तीसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दूसरा गलत हो गया, अपना आंसर ए आ गया, तीसरे से कोई मतलब नहीं। अब आपने हमें एलिमिनेट करके इसका आंसर निकाल दिया, तीसरा आपको पढ़ना तो पढ़ लो, लल्लू किशन साबित हो गया। आगे चलते हैं। यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो निर्दिष्ट करने की शक्ति कि उस विदेशी राज्य क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे किसमें निहित है भैया? ये कौन निहित करेगा, बताएगा कौन है? केंद्र सरकार बताएगी, इसमें संसद नहीं बताएगी, ध्यान रखना। केंद्र को भी विदेशी राज्य क्षेत्र के लोग नागरिक होंगे कि नहीं, ये केंद्र सरकार, मोदी तय करेगा, यहाँ पर संसद तय नहीं करेगी, ध्यान रखना। इसलिए तो अभी अमित शाह को काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अनुच्छेद 17 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कदम सही है? अनुच्छेद 17 की बात की जा रही है। यह अस्पृश्यता और किसी भी रूप में उसके आचरण का उन्मूलन करता है। बिल्कुल ठीक है, पहला एकदम सही। तो सी और डी तो गए काम से, अब अपन को 2 और 4 में से कोई पढ़ना है। अगर 2 पढ़ के 2 सही निकल जाता है तो आगे फिर बढ़ना ही नहीं है। अब जैसे एक अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। संविधान में कोई भी चीज़ें परिभाषित बहुत कम होगी, तो गलत कर दो, 2 गलत कर लो। अब 4 पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 3 4 पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं। इसका आंसर आ गया है बी, आपसा आंसर है। अब आगे बढ़ेंगे, अब आपको पढ़ना तो पढ़ो, इसका आंसर बी है। अब और मैं नहीं पढ़ूंगा आगे। प्राय सुर्खियों में रहने वाला डार्क जीनोम संदर्भित करता है। डार्क जीनोम किसे संदर्भित करता है? डीएनए उन भागों को जिनके बारे में हमें जानकारी है और उनके जैविक कार्यों के बारे में जानकारी नहीं है, वहाँ डार्क जीनोम हमें संदर्भित करता है, ध्यान रखना है, डीएनए से संबंधित है। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। आयोग के आधे सदस्य एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों से लिए जाते हैं। क्यों भैया नहीं लिया जाता? राज्य लोक सेवा आयोग में एसटी, एससी, ओबीसी क्यों लोगे? और एसपी, एससी के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता नहीं भैया। राज्य लोक सेवा आयोग है तो क्या हुआ, हटाता राष्ट्रपति है। यहाँ भी काफ़ी अधिकार दिए गए हैं, तो ध्यान रखना, इनको राष्ट्रपति हटाता है। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन नहीं है, बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। और इनको जो एसटी, एससी को यहाँ कोई आरक्षण नहीं है, ये तो भैया लल्लू ही है पहले वाला ऑप्शन, लेकिन दूसरा सॉलिड है, राष्ट्रपति हटाता है। ध्यान रखना, जिंदगी मत भूलना, राज्य लोक सेवा आयोग है, इनको राष्ट्रपति हटाता है, राज्यपाल नहीं। निम्न से कौन से आयोग या समिति ने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के मापदंड के रूप में स्वीकार किया गया है? तो भाषा को किसने किया है? ये फजल अली आयोग ने भाषा को किया था। धर और जेपीजी ने इसको खारिज किया था, ध्यान रखना, फजल अली आयोग ने किया था। अब बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं, नियुक्ति इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के राज्यपाल ही करेगा, तो गलत हो गया। और एनएचए के अध्यक्षों को भारत का राष्ट्रपति ही हटा सकता है, ये एकदम ठीक है, केवल राष्ट्रपति। पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो इस दोबारा आया तो लल्लू घोषित करते हैं। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए किसी धार्मिक संप्रदाय को निम्न में से कौन सी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है? कौन सी शर्तों को पूरा करोगे आप? तो विश्वासों की प्रणाली वाले व्यक्ति का एक समूह होना चाहिए, एकदम ठीक है। सामान्य संगठन वाला एक समूह, ठीक बात है। समूह का एक विशिष्ट नाम होगा, ये कोई आवश्यक नहीं, हाँ ठीक, विशिष्ट नाम भी चलने दो, ये भी सही है। समूह का अपना एक धार्मिक पाठ्य होगा, धार्मिक पाठ्य नहीं जरूरी, धर्मनिरपेक्ष देश है यार, धार्मिक पाठ्य की कहाँ आवश्यकता है? चौथा एलिमिनेट करो। जैसे ही चौथा एलिमिनेट किया तो इसमें अब सी बचता है, नहीं, चौथा एलिमिनेट करके हमारा आंसर आ गया, 3 तो है ही, चौथा एलिमिनेट किया तो 5वां पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं। अलग सिद्धांत का उपदेश देने वाला एक नेता होगा। भैया अलग सिद्धांत बहुत नॉनसेंस, कौन सा अलग सिद्धांत यार, सब भगवान एक है, कौन सा अलग, कहाँ से अलग करोगे? तो गलत हो गया, आंसर इसमें यही है। निम्न से कौन से भारत के संविधान के भाग 4A के तहत मूल कर्तव्य? अब मूल कर्तव्य तो कौन पढ़ेगा यार, सबको पता है, फिर भी देख लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद का विकास मूल कर्तव्य है। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ये तो 43 में आर्टिकल में जो 42 संविधान संशोधन में नीति निर्देश तत्व में इंदिरा गांधी ने संशोधित किया था, 42 संविधान संशोधन। करों का भुगतान करना, कोई है ही नहीं, करों का काहे भुगतान, तुम करते हो क्या? है ही नहीं। इसको मतदान करना, ये भी नहीं है, सिर्फ एक है, बहुत लल्लू किशन है। निम्न से कौन सा तत्व न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रतिपादित संविधान की मूल संरचना के एक भाग है? निम्न से कौन सा तत्व न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रतिपादित संविधान की मूल संरचना का एक भाग है? तो संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, बिल्कुल, इसमें भी बताया गया था। विधायिका और कार्यपालिका भी शक्तियों का पृथक्करण, बिल्कुल है, ये भी है। और समाजवादी राज्य, बिल्कुल गलत है। समाजवादी राज्य कब से हो गया? हम तो अब पूंजीवादी राज्य की ओर जा रहे हैं।
अगर ये होता तो कब का संविधान बोलता सुप्रीम कोर्ट, भैया केंद्र सरकार आप पूंजीवाद की तरफ जा रहे हो, समाजवाद की तरफ जाओ, ये लल्लू किशन है। अब जैसे 30 से आप एलिमिनेट करोगे तो आंसर निकल के आता है डी, तीनों में 30 आ जाता है, बी सी डी, इसे बोलते हैं। अब कोई बच्चा होगा संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र है कि नहीं है, मम्मी मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, अरे भाई पढ़ना ही नहीं, समाजवादी राज्य नहीं होगा ऐसा आपने अगर इतना माइंड लगा, ये भी पढ़ना नहीं है, बस माइंड का खेल है पूरा। तर्क संगतता का सिद्धांत है, बिल्कुल ठीक है, तर्क संगतता का सिद्धांत है, ये थोड़ा ध्यान मतलब अटपटा सा लग रहा है लेकिन ये भी है, ध्यान रखना, तर्क संगतता का सिद्धांत। अब निम्न में से कौन से हित समूहों और जन आंदोलनों दोनों के लिए समान है? हित समूहों और जन आंदोलनों दोनों के लिए कौन सा समान है? अब जैसे इसमें अगर आप जानना चाहते हो भाई मूल अधिकार कौन कौन से हैं, मतलब जो है ना फंडामेंटल जो संविधान की मूल संरचना के भाग कौन कौन से हैं, तो मैं आपको अगर कहोगे तो बता दूंगा, इतने ही हैं, इससे ज़्यादा है नहीं कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र है, राज व्यवस्था की संप्रभुता, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रवृत्ति दोनों में, विधायिका न्यायपालिका कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण है, आर्टिकल 51 है, ये 50 सॉरी, राष्ट्र की एकता अखंडता है, लोक कल्याणकारी राज्य है, विधि का शासन है, संसदीय प्रणाली है, न्याय तक प्रभावी पहुंचे और तर्क संगतता का सिद्धांत, ये इतने ही हैं अभी तक, और कोई है नहीं। वो केशवानंद भारती ने बोला था कि जैसे जैसे ये संविधान की मूल संरचना परिभाषित होती जाएगी, जैसे जैसे आगे आगे बताते जाएंगे, ये आगे बढ़ता रहता, उस टाइम उसने कुछ नहीं बोला था। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि हम एक सेशन में 50 ही रखेंगे। निम्न से कौन से हित समूह और जन आंदोलन दोनों के लिए समान है? कौन से समान, कौन कौन से हैं? तो दोनों चुनावी प्रतिस्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए बिना राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। हित समूह और जन आंदोलन, बिल्कुल ठीक है, अगर वो राजनीति में आ जाते हैं फिर किस बात के हित समूह, जन आंदोलन होते नहीं है। दोनों का एक ढीला संगठन होता है, ये जहाँ निर्णय अनौपचारिक और लचीला होता है। भैया ढीला क्यों होगा? दोनों का ढीला होगा आवश्यक थोड़ा ही भाई, तो एलिमिनेट करो इस दो को, हटाओ इसको, ढीला हो कोई, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ढीले ही होंगे। और दोनों बड़े पैमाने पर स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं। भैया दोनों बड़े पैमाने पर स्वतः स्फूर्त, दोनों कोई आवश्यक थोड़ा ये चीज़ है कि दोनों ही होंगे, ये होगा। हाँ ये है कि चुनाव में भाग नहीं लेंगे, लेकिन ढीला हो, दोनों स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी पर निर्भर हो या इकट्ठा करके लाएंगे, इसमें कुछ कहा थोड़ा ही जा सकता है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था, सूचना का अधिकार था, शराब विरोधी आंदोलन था, महिला आंदोलन है, पर्यावरण आंदोलन है, ये सब आंदोलन है ना, ये सामूहिक कार्रवाई पर निर्भर करते हैं। कभी कभी स्वतः स्फूर्त नहीं होते हैं, कभी कभी लोग, जैसे अब नर्मदा बचाओ आंदोलन में तो स्वतः स्फूर्त थोड़ा ही था, एकदम टारगेटेड थे। भैया हमको चाहिए पानी तो चाहिए, लेकिन ज़मीन भी चाहिए, रहना भी चाहिए, हम जो यहाँ मर रहे हैं, डूब रहे हैं, इसके लिए कुछ किया जाए। जैसे अभी जैसे किसान आंदोलन, ये स्वतः स्फूर्त थोड़ा ही था, ये जानबूझ के इकट्ठे हुए थे भैया, हमारे आर्थिक शोषण हो रहा है हमारा। चलो ठीक है दोस्तों, 1 घंटे का वीडियो बना है, 50 क्वेश्चन है, अगर देखोगे एलिमिनेट करने की तकनीक पता चल जाएगी। आगे वीडियो देखना, मैं पूरा का पूरा विजन इसमें डालने वाला हूँ दोस्तों। तो फिर हम वापस आ गए हैं, विजन का टेस्ट फर्स्ट है, पॉलिटी का सेकंड पार्ट। क्योंकि जो पॉलिटी में हमने पहले 50 क्वेश्चन ही किए थे, अब हम 51वां क्वेश्चन करेंगे, 51। ये कथन पूछा है, इनके जवाब देने हैं। संविधान में संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रारंभ किया जा सकता है। गलत बात है, संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व आवश्यकता नहीं होती है। सभी संविधान संशोधन विधेयकों को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। साधारण बहुमत से नहीं होते हैं, कुछ होते वो 2/3 बहुमत से होते हैं। जो संघीय प्रवृत्ति के होते हैं उसमें 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हुआ, दोनों गलत है। 52 क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत की संविधान सभा से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। संविधान भारत की संविधान से थोड़ा ही करेगा, संविधान तो जनता से करता है भैया, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो भारत की जनता ही यहाँ पर संप्रभु है, ठीक है ना। हम भारत के लोग, प्रतिज्ञा जो है ना हमारी प्रस्तावना में, हम भारत के लोग जो है, तो ये गलत हो गया और लल्लू सा क्वेश्चन निकल गया ये तो, क्योंकि पहला ही ऑप्शन जैसे ही खारिज हो तो ए और डी जाते रहे। अब पीछे बचा है बी सी में से तीसरा तो सही हो गई, अब दूसरा पढ़ लेते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे भी नहीं, दूसरा अगर सही है तो हमारा आंसर सी होगा, दूसरा गलत है तो बी हो जाएगा। भारतीय संविधान प्रस्तावना से आरंभ होने वाला विश्व का पहला संविधान था। गलत हो गया ना, क्योंकि अमेरिका का संविधान प्रस्तावना में पहली बार आया था। तो तीसरा मैं पढ़ूंगा नहीं, आप देख लीजिए, इसका आंसर हमने लल्लू से क्वेश्चन को हल किया है। यदि देखो बता रहे हैं कि विजन के टेस्ट में लड़कों को 35 नंबर नहीं आते, किसी को 37 नंबर नहीं आते, 50 से ऊपर कोई नहीं जा रहा है। यार इतने लल्लू क्वेश्चन है कि 100 नंबर तो कोई भी आराम से अर्जित कर सकता है। आप आराम से इनको थोड़ा ढंग से पढ़िए।
यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो क्या होगा? राष्ट्रपति को कुछ मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगर कहीं पर 359 होगा तो राष्ट्रपति मूल अधिकारों का जो परिवर्तन है ना, उसको क्या कर सकता है? वो निर्दिष्ट कर सकता है, उनको निलंबित कर सकता है। ये कहा गया है 359 में। 359 जो मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि राष्ट्रीय आपात के दौरान जो है ना, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए किसी भी न्यायालय में आवेदन करने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें दायरे को सीमित किया गया था। ये जो है इसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों को परिवर्तित करने वाले न्यायालय में आवेदन करने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है, बाकी सबको कर सकता है। इसमें देखो अनुच्छेद 20 और 21 बच जाते, बाकी सब जाते रहेंगे 359 का। और इसका विस्तार है तो संपूर्ण देश के किसी भी भाग में हो सकता है, या संपूर्ण देश में हो जाओ। तो 53 हो गया, 54 पढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? जेनो का मतलब होता है पशु। जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? तो विभिन्न प्रजातियों के बीच अंगों का प्रत्यारोपण है। भाई यहाँ प्रजातियाँ हो जाएगी, जो भी अलग अलग प्रजाति हैं उसमें अगर अंगों का प्रत्यारोपण करना है तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ेगी। ये है, इसमें रहेगा। भारत में मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखो ये क्वेश्चन करंट का है, जैसे अब आप देख रहे हैं ना सुर्खियों में रहा हुआ। इसमें दो टॉपिक चल रहे हैं, या तो पॉलिटी और करंट, दोनों है। भारत में मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मार्शल लॉ के संदर्भ में क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ को परिभाषित करता है। बिल्कुल, मार्शल लॉ को संविधान, मैंने बताया संविधान बहुत कम लोगों को परिभाषित करेगा। संविधान किसी को परिभाषित नहीं करता है। संविधान ने बोला है कि संसद अपने आप करती रहेगी। जैसे जैसे विधियों की आवश्यकता होगी संसद उनमें परिवर्तन करेगा, विधि बनाएगा, लॉ बनाएगा, नियम बनाएगा, नियमों के अनुसार चलते रहेंगे। संसद ने नहीं किया। इसमें 34 है लेकिन इसमें संसद ने नहीं किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाला क्वेश्चन है जो पूछा है ना कि भारतीय संविधान कुछ नहीं करता है। मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों को देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? मार्शल लॉ को तो किसी में किया जा सकता है। कश्मीर में करो, राजस्थान में करो, तमिलनाडु में करो, अंडमान निकोबार में करो, कहीं भी करो, क्या दिक्कत है? अब 56वां क्वेश्चन है कि भारत में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के संदर्भ में बताना है कि लोक नियोजन में लोगों के किसी वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े एकत्रित करने के लिए राज्य बाध्य हैं। बिल्कुल ठीक है, जो ये मात्रात्मक आंकड़े होंगे ना, राज्य उनके लिए बाध्य है, राज्य उसका करेगा। क्योंकि जो ये हमारे नागराज वाद है, जनरल सिंह वाद है 2018 का है, नागराज 2006 का है, इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया था कि राज्य मात्रात्मक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए बाध्य है। ठीक है। और दूसरा है कि पदोन्नति संबंधी पदों में आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार पर है। ये गलत बात है, केंद्र सरकार पे इसका उत्तरदायित्व नहीं है, ये राज्यों पर उत्तरदायित्व है कि भाई अगर प्रतिनिधित्व गलत है या सही है, ज़्यादा है, कम है, तो राज्य डिसाइड करेंगे। तो राज्यों के ऊपर दिया हुआ है, केंद्र के नहीं है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया। अभी ए इसका आंसर है। पहला तो क्या हुआ, पहला सही है और दूसरा गलत हो गया, राज्यों के ऊपर है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रावधान भारत में पहली बार प्रस्तुत किए? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है, इसमें कौन कौन से प्रावधान भारत में पहली बार प्रस्तुत किए गए थे? तो कौन कौन से हैं? इसमें भारतीय प्रशासन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, बिल्कुल अध्यादेश की शक्ति 1861 से ली गई है। वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का नाम निर्देशन, बिल्कुल सही है। जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं वायसराय की परिषद में, वो यहाँ थे। और भारत के राज्य सचिव का नया पद, भारत के राज्य सचिव का पद तो कहाँ से आया था? 1858 वाले एक्ट में आया था, इसमें नहीं था, तो तीसरा गलत हो गया। तो जैसे ही हम अगर यहाँ तीसरे पे आते हैं तो सी और डी तो चले गए। अब आपको ए तो है ही, पहला पता हो ना हो कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि भारतीय प्रशासन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति पता नहीं कहाँ से ली थी 61 में थी कि नहीं थी, ऐसे क्वेश्चन माइंड में नहीं आने चाहिए। एलिमिनेशन लगाओगे तो आपका झट से आंसर आएगा। बस आपको इसमें इतना पता होना चाहिए कि भाई भारतीय जो राज्य सचिव है, तो 1858 का जो एक्ट था, इसमें महारानी ने घोषणा की थी 1857 की क्रांति के बाद में, उसमें ये नया पद हो गया। जो गवर्नर जनरल, उसको वायसराय के रूप में नामित किया गया था। तो ये पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में निम्न में से कौन कौन से शामिल है? भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में कौन कौन शामिल है? तो राज्य हैं,
और अब संघ में राज्य क्षेत्र नहीं होगा, संघ राज्य जो यूटी यूटी है ना, ये संघ में नहीं आते, सिर्फ राज्य आते हैं। ऐसे राज्य क्षेत्र जो भारत में अर्जित किए जाएंगे ये भी उसमें संघ में नहीं आते हैं, भारतीय वो भारतीय क्षेत्र में आएंगे, भारतीय संघ में नहीं आते हैं, ध्यान रखना। तो ये रहेगा। फिर 59 है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को परिभाषित करने वाली विशेषता या विशेषताएं हैं। संसदीय प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का सुस्पष्ट पृथक्करण है ना, ये संसदीय प्रणाली की विशेषताएं नहीं है। संसदीय प्रणाली की विशेषता ये है कि कोई जो कार्यपालिका वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी, तो बात ही खत्म हो गई। बस यही तो है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी तो है, ये रहेगा। और सेकंड है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है वो संसदीय प्रणाली की नहीं, वो संघ की विशेषता है, संघात्मक है। जैसे अब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है इसमें। जो ये कार्यपालिका विधायिका का एक भाग है, कार्यपालिका जो है ना विधायिका का एक भाग होता है, तो संसदीय में अलग कैसे हो सकता नहीं है। और जो ये शक्तियों का विभाजन है ये तो संघ की विशेषता है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर, अगर आपको इसमें से आप अगर छठ से कौन सा एलिमिनेट करते तो आंसर आता, पहला एलिमिनेट कर लेते भाई, ये तो अंदर ही है, शक्ति का प्रतिकरण होता ही नहीं संसद में, तो पहला एलिमिनेट हो गया, तो ए बी चले गए। अब सी डी में से 2 तो हो गए, अब 30 आपको आना चाहिए। क्वेश्चन ये काफ़ी मतलब एलिमिनेशन इसमें इतना तगड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन कर सकते थे। कि संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब पूछा हुआ संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में कौन सा सही है। यह एक विधिक अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। संपत्ति का पहले मूल अधिकार था, उसको हटा के विधिक अधिकार कर लिया है। 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें विधिक अधिकार बनाया कि नहीं, आप मूल अधिकार के रूप में संपत्ति नहीं बता सकते, आपकी संपत्ति सरकार कभी भी छीन सकती है, आपको ये विधिक कानूनी अधिकार दे सकते हैं, मूल अधिकार के रूप में। आपको अगर संपत्ति के ऊपर अधिग्रहण लगता तो आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हो, मतलब उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में जो मूल अधिकार में जाते हैं। इसे संसद की एक साधारण विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है, संसद की साधारण शक्ति द्वारा। बिल्कुल, संपत्ति का अधिकार वो साधारण शक्ति होती है, इसमें बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। और उल्लंघन के मामलों में पीड़ित व्यक्ति से परिवर्तित कराने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय, भैया जब मूल अधिकार है ही नहीं तो कैसे जाएगा उच्चतम न्यायालय, नहीं जा सकता, उच्च न्यायालय जा सकता है, ये रहेगा। उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए अनुच्छेद 32 की तरह जाता है और ये 226 की तरह जाता है, 226 की तरह उच्च न्यायालय जा सकता है, उच्चतम न्यायालय नहीं। और इसको बाद में फिर है ना भाग 12 जोड़ के 300A में शामिल किया था, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाएगा कि इसे संसद की साधारण विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ध्यान रखना ये। अब इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लग रहा था, तीसरा अगर आप गलत कर लेते हो तो फिर पहला तो सही है, फिर आपको दूसरा पता होना चाहिए था। निम्न में से कौन से सिद्धांत संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थे। संविधान सभा ने पारित जो उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब ये जो प्रस्तावना की थी, इसमें कौन कौन से शामिल थे। तो स्वतंत्र भारत और संविधान की शक्तियों एवं प्राधिकारों का स्रोत लोग होंगे, बिल्कुल हम भारत के लोग है ही। अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्गों को प्राप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, बिल्कुल सही बात है, सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और भारतीय विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण और स्वैच्छिक योगदान करेगा, बिल्कुल विश्व शांति के लिए भी प्रावधान थे, तो इसमें सभी प्रावधान थे। हाल ही में सुर्खियों में रही भंग लोटी क्या है, अब बताओ। रंजक बनाने में फिर एक पादप प्रजाति है भंग लोटी। भंग लोटी है, केसरिया रंग का होता है ये, और बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्रों को रंगने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। असम के अंदर एक गांव है, वहाँ के लोग इसे जो इसका यूज़ कर लेते थे भंग लोटी का, और उसके बाद ये चर्चा में आ गया था, बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित है। समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई है, वहाँ पे पाया जाता है। आर्किड एक तरह का आर्किड है जो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, फूलों का एक प्रकार है। भारत की संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, बिल्कुल थे। 10 लाख की जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष रूप से भी थे। नाम निर्देशित भी थे, राजा वाजा लोग थे, वो बता देते थे भाई ये बंदा हमारा यहाँ जाके बनेगा, बिल्कुल ठीक है। और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे, ठीक है। यहाँ जैसे डायरेक्ट चुनाव नहीं होता था, वहीं पर जो विधान परिषदें थी वही विधान परिषदें अपने सदस्यों को चुन के आगे भेज देती थी। तो ये भी लल्लू किशन ने पहला अगर एलिमिनेट करोगे तो सीधा आंसर आ जाता है। आपको यहाँ 2 और 3 में से देखने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ आपको एक पता होना चाहिए कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे। अब आगे नाम निर्देशित थे नहीं थे, मैं क्या करूँ मैं क्या ना करूँ, ऐसा नहीं करना है, आए तो नहीं बचना है, जैसे मुरनाल सर बोलते हैं। भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है संविधान को जीवन दस्तावेज? भारतीय संविधान समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अभी 104 लगभग संशोधन हो गए। और संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के लिए व्याख्या हेतु प्राप्त लचीला प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। अनुच्छेद 13 में ये सारे
या दिया हुआ है भारतीय संविधान के बारे में, तो लचीलापन भी है। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कथनों में कौन सा कथन सही है? यह चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए अधिदेशित है। संघ लोक सेवा जो आयोग है ना, वो कैडर प्रबंधन के लिए अधिकृत है। कैडर वेडर का निर्धारण ये वर्गीकरण नहीं करेगा, ये अपनी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करेगा। इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल करता है। और इसकी अधिकारिता को संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा विस्तारित किया जा सकता है। बिल्कुल, संसद ही हर काम करता है, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? करता ही है। ये जो कैडर है, वेतन भत्ते हैं, प्रशिक्षण है, इसका काम ये यूपीएससी का काम नहीं है। यूपीएससी काम है एग्जाम कंडक्ट करा दो, भर्ती ए ग्रुप वाली है, बी ग्रुप वाली है, इससे संबंधित जो अनुशंसाएं होती है, तो अनुशंसा ये पदोन्नति में वहाँ कर सकती है, बाकी और नहीं है। कैडर वेडर निर्धारित नहीं करती है। अब 66 है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जैसा कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, निम्न में से कौन से विशेषणों का प्रयोग भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के लिए किया गया था? कौन से विशेषण थे? तो संप्रभु है, लोकतांत्रिक है, बिल्कुल है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष है, तो ये तो बाद में ऐड किए गए थे, पहले नहीं थे। संप्रभु थी और लोकतांत्रिक थी। ये ध्यान रखना, संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक, ये तो वहाँ शामिल थे ही। और जो 42वां संविधान संशोधन था, इसमें ये समाजवाद है, पंथ निरपेक्षता है, ये शब्द जोड़े गए थे। उसके साथ ही अखंडता जैसा शब्द भी इसमें ऐड किया गया था। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है के संदर्भ में, जो संयुक्त राज्य मतलब 2 अगर राज्य होता है उसको मिला के अगर एक लोकसभा आयोग बनाएंगे, उसमें क्या क्या क्वेश्चन होंगे, तो ये चर्चा कर रहे हैं। इसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर गठित किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं तो राज्यपाल करता है। अगर 2 अगर मिल जाएंगे तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, और राष्ट्रपति को अगर वो विधानसभा बोलेगी कि अनुरोध करता है। ध्यान रखना, ये जो है ना विधानसभा लिखा, विधानसभा नहीं, ये राज्यपाल के अनुरोध पे होता है। किसके अनुरोध पे? राज्यपाल के अनुरोध पर होता है। तो पहला गलत हो गया, तो इसमें ये गलत ही पूछ रहा है। अच्छा, गलत ही पूछा, तो ये याद रखना, सदैव ध्यान रखना। आप क्या है कि जोश के अंदर हाँ ये तो मैंने सही कर दिया, लेकिन नीचे लिखा गलत, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, गलत पूछा हुआ है। और दूसरा इसमें ये है कि इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले वो पद धारण करते, बिल्कुल ठीक है। संघ लोक से जो ये जेपीएसपी या जो भी है वो 62 ही चलता रहता है, इसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ये राज्यपालों को प्रस्तुत करता है। राज्यपाल विधानसभा के समक्ष, राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं, राष्ट्रपति एक बार गठित करके छोड़ देता है। तो इसमें ये रहता है, एक जो संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है। अच्छा, इसमें राज्य विधानसभा अनुरोध करते हैं और राष्ट्रपति इसका गठन नहीं करते हैं। इसका गठन राष्ट्रपति नहीं करता है, विधानसभाओं के गठन द्वारा होता है। अच्छा, राष्ट्रपति लिखा, राष्ट्रपति नहीं है, संसद इसमें ये राज्य विधानसभाएं बोलेंगी और संसद उसका गठन करेंगे। ध्यान रखना। ये भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो ये सॉलिसिटर जनरल होता है ना, उसके संदर्भ में बताना है। यहाँ एलिमिनेशन का मेथड था क्या? यहाँ एलिमिनेशन लग रहा था। इसका अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र प्रस्तुत करता है, ये गलत, ये सही था। 30 अगर हो जाता तो ये वापस चंट गया है। और दूसरा, अगर आपको पता है कि सही है, तो इसमें मतलब जो गलत है इनको पता होना जरूरी नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये सही है। तो आपका इसमें एक ऑप्शन से आपका आंसर निकल रहा था कि इसके सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद धारण करते, ये एकदम सही है। तो इसको अगर छांट देते, दूसरे को दूसरा छांटा, सी ऑप्शन बचता। ए और 1-3 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग होते हैं आए तो वो मचाते हैं कि पता नहीं राष्ट्रपति करता है कि संसद करता है कि राज्य विधानसभा देता है कि राज्यपाल देता है, 4-5 चीज़ों में कन्फ्यूजन होते रहते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन की बात ही नहीं थी। कई लोग होंगे इसको गलत करके आएंगे। ढंग से समझ लो, पढ़ लो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, आपको पीटी कोई नहीं फेल कर सकता है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट आराम से सुधर सकता है अगर आप यहाँ से अच्छे से मेहनत कर रहे हो। भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में, भारत के सॉलिसिटर जनरल का पद उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है? बिल्कुल नहीं किया गया। भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सेकंड है कि सॉलिसिटर जनरल की भूमिका महान्यायवादी को उनके अधिकारों उत्तरदायित्व को पूरा करने में सहायता करता है। बिल्कुल ठीक है। इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, 76 आर्टिकल में है। ये दूसरा सही है। भारत के लिए संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने सबसे पहले रखा था? वही एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये सबसे पहले M.N. रॉय थे, उन्होंने 1934 में रखा था, 1934 में। और 1935 में भारत में पहली बार कांग्रेस ने आधिकारिक तौर से संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग की थी। M.N. रॉय ने 34 में ही कर दी थी। और 38 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने
कांग्रेस में घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना सरकारी या बिना बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक विधानसभा द्वारा किया जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था 1938 में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो करेंगे विचार नाटो के संदर्भ में भी। नाटो के संदर्भ में क्या विचार करना है कि इस संधि के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके सदस्य में से किसी एक के विरुद्ध हमले को सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा। बिल्कुल सही है। नाटो में बताया गया कि अगर एक के ऊपर भी हमला होता है तो सबके ऊपर हमला हो जाएगा। और अभी तो 1 लाख की फौज लेके ये यूक्रेन की सीमा के पास रूस के पास चले गए थे कि अगर हमारे सदस्यों में से किसी के ऊपर आँच आई तो हम सीधा रूस के ऊपर हमला करेंगे। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, तो इसको तो कोई आपत्ति नहीं हो रही है। बिल्कुल है। ये उसके गठन हुआ था 1949 में, गठन हो गया था 1949 में। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय रखा था। ये प्रतिबद्ध थे ही। और बाकी तो इतने कोई खास तो इतना है नहीं, तो हो गया अपना। इनमें दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आपातकाल के दौरान भारत के संघीय ढांचे के एकात्मक स्वरूप में परिवर्तन जर्मन के वीमर संविधान से लिया गया है। आपातकाल के संबंध में जो संघीय ढांचे में एकात्मक स्वरूप परिवर्तन है, ये जर्मन के वीमर से नहीं लिया गया है। ठीक है। और दूसरा है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबित भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। मौलिक अधिकारों का निलंबित भारतीय संविधान की कोई ये अनूठी विशेषता नहीं है, ये जर्मन में होता था। ये जो चीज़ है, सेकंड वाली चीज़ है ना, ये जर्मन से ली गई है। और बाकी जो है ये परिवार इसको किसी नहीं लिया गया है। जो अपना पहले वाला था ना, ये संविधान कोई भी नहीं लिया था अपना भारत का। ये इसको भारत की अनूठी विशेषता कह सकते हो, लेकिन सेकंड वाला ये जर्मन से लिया गया, इसलिए दोनों गलत है। अब बात करते हैं आगे वाला क्वेश्चन 72 में कि राज्यों के पुनर्गठन करने की संसद की शक्ति के संदर्भ में कथनों विचार करना है। इस प्रकार के परिवर्तनों पर विचार करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा। बिल्कुल। राज्यों में अगर कोई भी पुनर्गठन करना है तो उसमें राष्ट्रपति की सिफारिश की अहम आवश्यकता होगी। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कुछ भी नहीं होगा। अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति में किसी भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति शामिल है। बिल्कुल नहीं है। भारतीय राज्य को विदेशी में सौंपोगे, मारेंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। और राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। विशेष बहुमत से पारित नहीं किया जाएगा। राज्य का पुनर्गठन के लिए तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है भैया, विशेष क्यों। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड लग रहा था क्या? बिल्कुल लग रहा था एलिमिनेशन मेथड। इसमें पहले दूसरे को छांटो। अब जैसे किसी क्षेत्र में विदेशी राज्य को सौंपने, भैया विदेशी राज्य को क्यों सौंपोगे? कुछ पार्ट होगा, विदेशी को सौंप दोगे, ऐसे ही तो गलत हो गया। और ये अनुच्छेद 3 में नहीं है, तो दूसरा तो चला गया। ये तो नॉर्मल है। किसी को बच्चा जो अनपढ़ लोग होगा, अनपढ़ को पूछोगे भारत का कोई पार्ट पाकिस्तान को दे दें तो वो भी मना कर लेगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें। तो दूसरा गया। अब पहला अपन को पता होना चाहिए, तीसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पहला सही है, बात खत्म हुआ। एक ऑप्शन का पता होना चाहिए, आंसर बाहर आ जाता आपका। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो राज्य का महाधिवक्ता है उसके संदर्भ में इन कथनों पर हम विचार करेंगे। वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता। क्या दिक्कत है? करने दो राज्यपाल को। राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि कितनी आयु होनी चाहिए, कितना बुढ़ा होना चाहिए। ये कोई पद थोड़ा, ये तो वकील है यार, वकीलों की कोई उम्र थोड़ी देखी जाएगी। राज्य अपने अनुसार जो अच्छा गुणी होगा उसको नियुक्त कर देगा, बात खत्म हो गई। जैसे दूसरा क्या है कि गलत हो गया, तो हमारे एलिमिनेशन मेथड से जैसे ही कोई, और वैसे भी ध्यान रखना, किसी की भी अगर एज आती है ना कि 35 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष, कोई भी अगर आंकड़ा आता है डाटा, तो ज़्यादा संभावना होगी यूपीएससी में वो डाटा गलत ही होता है। तो दूसरे से एलिमिनेट हो गया। 1 और 3 पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, बस 35 का ही खेल था पूरा यहाँ पर। कि निम्न में से कौन सी रिट निजी व्यक्ति के साथ साथ सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है? कौन सी रिट है जो निजी के साथ, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, निजी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक में की जा सकती है। और ये परमादेश और प्रतिषेध है ना, ये सिर्फ सार्वजनिक लोगों के होता है। जैसे कोई कलेक्टर हैं, कोई टीचर हैं जो सार्वजनिक पद धारण किया हुआ, कोई इंस्पेक्टर हैं, तो वही कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मैं भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर कर सकती है कि सुंदर ने किसी व्यक्ति को डांटा था, या सुंदर ने किसी को मतलब बंदी बनाने की कोशिश की थी, उसको घर में बंद कर दिया था, तो मेरे ऊपर भी हो सकती है, मैं निजी व्यक्ति हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 33 के संदर्भ में निम्नलिखित, ये तो हो गया एलिमिनेशन भी यहाँ बैठ रहा था, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
अनुच्छेद 33 के तहत विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, न कि राज्य विधानसभा को। ठीक है, राज्यों को तो विधि तो बहुत कम ही मिलती है, और वैसे भी ये 33 ये बहुत भयंकर वाला है। और अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियों को किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सही बात है, ये आर्मी को बहुत ज़्यादा अधिकार देता है अनुच्छेद। ये सुरक्षा बल है, खुफिया एजेंसियां हैं, अर्धसैनिक बल है, सशस्त्र बल हैं, उनके लिए अगर जैसे अगर सशस्त्र बल किसी के खेत से गुजरा और खेत चौपट हो गई, फसल चौपट हो गई, तो बोलेगा कोर्ट में जाएगा मेरी फसल चौपट कर दी। अरे भैया वो देश की आर्मी है, अर्धसैनिक बल है, वहाँ से गुजरना पड़ता है, कुछ ऐसे गुप्तचुत काम किए जाते हैं, उसके लिए आप अपने मूल अधिकारों का नहीं मान सकते हो। और अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियाँ केवल युद्ध कर्मियों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों को सम्मिलित करती है, नहीं युद्धक और सशस्त्र नहीं। मैंने आपको बता ही दिया, आपको खुफिया एजेंसी है, इनको भी शामिल कर लेती हैं। और इसमें सशस्त्र बलों के साथ में जो नाई होते हैं, बढ़ई होते हैं, रसोई होते हैं, चौकीदार होते हैं, दर्जी होते हैं, इन सबको भी इसमें शामिल किया जाता है, गैर युद्धक होते हैं। तो ये जो यहाँ जैसे आएगा ना केवल, जैसे केवल आता है उसको एलिमिनेट करो। जैसे अब ये तीसरा केवल एलिमिनेट हो गया, सिर्फ तीसरा एलिमिनेट करो तो 3 एलिमिनेट होते हैं अपना। ये दोनों पता ही नहीं चलना चाहिए, राज्य विधानसभा शामिल है कि संसद शामिल है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, ऐसा नहीं करना है अपन को। एलिमिनेशन करना है, माइंड को खुला रखना है और एलिमिनेशन लगाना है बस। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कैग के बोरा में पूछा हुआ है, कैग में कौन सा सही है? तो कैग में ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। बिल्कुल ठीक भाई, कैग तो होगा ही लेखा परीक्षा। इसकी 5 वर्ष या 70 आज तक बहुत कम को दी हुई है, 70 किसी को भी नहीं है, ध्यान रखना। 70 बुढ़ा करोगे क्या? 65 खूब है यार, तो 65 और 6 वर्ष है, ध्यान रखना। 5 वर्ष नहीं है, जैसे यहाँ आएगा ना 5 वर्ष, हर किसी में 5 वर्ष आता है और 5 मान के चल रहे। ये 6 वर्ष है, कैग है। कौन है? कैग शक। केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में कैग की अनुपस्थिति के दौरान उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। भैया वित्त मंत्री से तो नहीं होगा, कोई भी मंत्री नहीं कर सकता। वित्त मंत्री की तो बात ही छोड़ो, ये खुद ही करेगा और कोई नहीं होगा। ये बोलेगा मेरा काम मैं खुद करूंगा, किसी को उत्तरदायित्व नहीं देगा। ऐसे अगर मंत्रियां करने चालू कर दे तो काम सत्यानाश हो जाए। तो वैसे इसको जैसे 2 एलिमिनेट करोगे, आंसर तो वैसे निकल गया। अब वित्त मंत्री करेगा नहीं करेगा, कई लोग तो इसी चक्रों में परेशान होते हैं और 5 मिनट यही सोचने में लग जाते हैं, वित्त मंत्री करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, बस खत्म। मेरे से तो पूरे क्वेश्चन अटेंड नहीं होते, तो अटेंड होंगे कहाँ से? अटेंड करना ही नहीं चाहते हो, एलिमिनेशन लगाना ही नहीं चाहते हो। जब आपने दूसरा को खटाक 70 को बाहर निकाल के फेंक दिया, मैंने पहले ही बोला है, ये जो आंकड़े देते हैं ना 35 आएगा 70 आएगा, इसमें ये वैसे ज़्यादातर मामलों में खराब ही होते हैं, गलत ही होते हैं। इनको वो डाउट कर लिया करो, आंकड़े जैसे आए कि नहीं आंकड़ा पकड़ दिया है, तेरे को तो मैं सही नहीं करूँगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना उनके ऊपर गौर करो, बहुत फायदा होगा आपको। क्षेत्र गया, एलिमिनेशन थे, 70 आता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्न से किन परिस्थितियों को उचित माना जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां उचित हैं? राज्य में कुशासन होना, नहीं, राष्ट्रपति शासन में कुशासन वाली विधियां शामिल नहीं होगी। ऐसे तो अभी बोल देंगे, कहीं भी लगा दोगे नहीं कुशासन है, मोदी बोल देगा पश्चिम बंगाल में कुशासन है, मैं लगा रहा हूँ राष्ट्रपति शासन लगा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में ये है कुशासन है, तमिलनाडु कुशासन है, केरल में कुशासन है। कुशासन एक आधार नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि राज्य सरकार यदि विचारपूर्वक संविधान के विरुद्ध कार्य करती, बिल्कुल अगर विचारपूर्वक संविधान के विरुद्ध, अब जब सर्वोच्च कौन है? संविधान है, संविधान के विरुद्ध कार्य करेगी तो होगा ही, दूसरा तो सही है, ठीक है। और केंद्र सरकार किसी संवैधानिक निर्देशों की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती, संवैधानिक निर्देशों की, किसी की, देखो संविधान की बात आती है, उसको सही मान लेना, उसको गलत नहीं मानना है। क्या करना है? सही मानना है। तो जैसे ही अपन यहाँ एलिमिनेशन यहाँ तगड़ा वाला लग रहा है, जैसे पहले वाले छांटते हैं तो फिर 2-3 वर्ष दूसरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और तीसरा अपन कर ले तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं। अब बात करें, जैसे ये पूछे ना कि राष्ट्रपति शासन के लिए, तो ये बॉम्बई केस भी इसमें शामिल है 1994 का। ये अगर मेंस लिखना होता है तो मेंस में देखने पड़ते हैं कि राष्ट्रपति शासन में बॉम्बई केस में क्या क्या सुझाव दिए थे, उसके बारे में बताना है। अब बात करें कि निम्न से कौन से प्रावधान संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किए गए हैं? संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए, बिल्कुल। ये 42वां संविधान इंदिरा गांधी लाई थी कि राष्ट्रपति मैं जो सलाह देती हूँ उसको टालना नहीं है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक लोकसभा निर्वाचन में मतदान करेगा, तो ये राजीव लाया था, इंदिरा का बेटा लाया था। 61वां संविधान संशोधन बोलेगा कि हाँ ये होना चाहिए। 61वां संविधान संशोधन था
और राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करता है। बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत है, राज्य करता है, अनुच्छेद 15(4) में बात की गई है। तो इस संविधान में संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किए गए थे। ये अनुच्छेद 15(4) में किया गया था, बाद में किया गया था। अनुच्छेद 15 में नहीं, 15(4) में इससे पता चलता है कि बाद में संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन किया गया था इसमें। तो इसमें तो सभी हो गए। इसमें एलिमिनेशन क्या लगा होगा, इसमें नॉर्मल पता ही होते हैं सबको, एलिमिनेशन की आवश्यकता भी नहीं होती है। हाल में खगोलविदों ने अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर से अंतरिक्ष में एक दुर्लभ विशालकाय विस्फोट की खोज की है। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जिसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैग्नेटर का उत्सर्जन अत्यधिक रेखीय रूप से ध्रुवीकृत उज्ज्वल होता है और व्यापक आवर्ती रेंज में दिखाई देता है। ये क्वेश्चन होते हैं वॉल करंट वाले होते हैं, इसमें आप इसके संदर्भ में पढ़ सकते हैं। ये दोनों सही ही है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारत के उपयोगी रहे हैं। क्यों भारत में नीति के क्यों उपयोगी रहे हैं? डीपीएसपी, क्योंकि भैया इसका उद्देश्य भाग 3 में सामाजिक आर्थिक अधिकारों को व्यवस्था में के अतिरिक्त पूरा करना था। सही बात है। ये न्यायिक समीक्षा करने में न्यायालय की समीक्षा, जो न्यायालय की सहायता भी करते हैं, और विपक्ष को सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालने और नियंत्रण करने में भी संभव बताते हैं। तीनों ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? भाई डीपीएसपी है तो क्यों लाए थे डीपीएसपी? क्योंकि उस टाइम क्या है कि भारत का संसाधन बहुत कम थे, तो बोला था कि भाई अभी जो आप इतने टारगेट बना रहे पूरे थोड़े होंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे पास शिक्षित लोग नहीं है, हमारे पास जागरूक जनता नहीं है, हमारे पास पूरे प्रशासक नहीं है, तो कैसा पूरा होगा? तो गांधी के जो नियम थे, उदारवादी नियम थे, समाजवादी नियम थे, उसको डीपीएसपी में डाल दिया था कि भाई अभी तो इसको ऐसा करते हैं कि रखते हैं, और जब हमारे पास संसाधन पूरे होंगे, पैसे आ जाएंगे, तकनीक आएंगे, लोग समृद्ध हो जाएंगे, विचारों से परिपूर्ण होंगे, तो उस टाइम लागू करेंगे। और धीरे धीरे लागू किया भी है, जैसे मनरेगा जैसी योजनाएं की है। अभी जैसे गाँवों को अधिकार दिया अनुच्छेद 40 में, अभी 44 को लागू करने की बातें भी चल रही है अनुच्छेद। तो ये है, इनको थोड़ा ध्यान रखो आप। एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है जब वह नागरिक अपनी नागरिकता कब खो सकता है? स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है। बिल्कुल ठीक है। अक्षय कुमार के पास नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार ने स्वेच्छा से कनाडा की नागरिकता अर्जित कर ली, तो हटा दिया उसको। युद्ध के दौरान शत्रु के साथ विधि पूर्वक तरीके से व्यापार या संचार करता है। बिल्कुल ठीक। अगर जैसे कोई पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो रहा है, बांग्लादेश के साथ, और जाके हमारी सूचनाएं गुप्त रूप से उनको देते, तो उनको हम क्या स्वागत करेंगे उनका? नहीं। इसका तो उल्लंघन अगर होगा तो नागरिकता छीनी जाएगी। केशव बाला साहब ठाकरे की आवाज़ में हम कहेंगे इसमें, तो उनको तो भगोड़े घोषित करके बाहर फेंकना चाहिए, कीड़े मकोड़ों की तरह छांटना चाहिए उनको। कपटपूर्ण तरीके से नागरिकता प्रदान करता है। अगर कोई कपटपूर्ण करता है तो भी त्याज्य हो जाएगी। नागरिकता ऐसे ही नहीं मिलती है। वंचित करने के कई तरीके। ये 1955 में नागरिकता से संबंधित एक्ट है, और अभी तो ये नागरिकता बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, तो आना ही स्वाभाविक है। यूपीएससी पूछ भी सकती है, और शायद पूछा भी। तो ये तीनों ठीक है। तख्त सिंहासन सिखों के लिए अस्थायी प्राधिकार का स्थान है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना। अच्छा, तख्त सिंहासन को पॉलिटी में डाला है, देखो खतरनाक। वर्तमान में सिख 5 स्थानों को तख्त के रूप में मान्यता देते हैं, जो कि पंजाब में स्थित हैं। अब बताओ, 5 को नहीं देते, 3 को ही देते, जो 3 पंजाब में हैं। ठीक है। अब बात करें 3 कौन कौन से हैं? अकाल तख्त है अमृतसर में, केशवगढ़ साहिब तक है, आनंदपुर साहिब है, दमाबाद साहिब है, ये तलवंडी साबो में है, और 2 जो है पटना में, बिहार में, नांदेड़ महाराष्ट्र में है, 2 पटना में। तो ये करके ऐसा है। 4 तख्त गुरु गोविंद सिंह से संबंध थे, 4 तख्त हैं वो गुरु गोविंद सिंह से संबंधित। तो ठीक है, 4 थे। और ये क्वेश्चन बहुत डीपली है, आपको आपके काम का नहीं, ना मेरे काम का है, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी सभी तख्तों के लिए जत्थेदारों की नियुक्ति करती है। ये पता नहीं ये विजन इस क्वेश्चन को यहाँ क्यों डाला, बाकी ये हमारे कोई काम की नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कोई धर्म से संबंधित आने भी नहीं चाहिए। अगर हिंदू धर्म से संबंधित के भगवान शिव की पूजा ऐसे होती है, शिव जी के ये हैं, शिव जी की वो हैं, मोहम्मद साहब के ये हैं, ईसाई धर्म में ये, सभी धर्मों से थोड़े हम धर्म का अध्ययन थोड़ी करने बैठे हैं यहाँ पे। हम कोई आध्यात्मिक व्यक्ति थोड़ी है कि धर्म में क्या चल रहा है। गलत क्वेश्चन, ऐसे नहीं डालने चाहिए विजन को। निम्नलिखित में से कौन संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की परिधि से बाहर है? 368 की परिधि से बाहर कौन कौन से हैं? तो नागरिकता की समाप्ति 368 की परिधि से बाहर है संविधान संशोधन में। और राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण, ये भी बाहर है। नए राज्यों के नीति निर्देश तत्वों को शामिल करना, ये बिल्कुल अंदर है। क्योंकि जो नागरिकता की समाप्ति और राज्यों की विधान परिषद, ये तो साधारण बहुमत से भी पास हो जाती है, जो 50% होता है। लेकिन राज्यों में नीति निर्देश तत्वों को शामिल करना, ये संविधान संशोधन 368 की परिधि में शामिल है। भारत
कि महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना। महान्यायवादी ये वो व्यक्ति होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता है। बिल्कुल ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में ये ध्यान रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त है जो संसद अवधारित करे। अच्छा, संसद जो अवधारित करे वही उसको पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। संसद का कोई मतलब नहीं है। जो राष्ट्रपति जो इसको बताता है, राष्ट्रपति के अनुसार उसको पैसा मिलता है। और संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई उनकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। हाँ, ले सकता है बिल्कुल, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो इसमें दूसरा गया, दूसरा एलिमिनेट करते वैसे ही आंसर आएगा। तीसरा अगर आप इसमें ये पहला कर लेते तो आंसर आ जाता है। एलिमिनेशन मेथड लगाओ इसमें। निम्न से कौन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) के प्रयोग पर संविधान द्वारा उपबंधित किए गए युक्ति युक्त निर्बंधन के अंतर्गत आ सकते हैं? अच्छा, वाक और अभिव्यक्ति में कौन कौन से आ सकते हैं? तो इसमें गुप्त अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री प्रकट करना, बिल्कुल वाक अभिव्यक्ति में आएगा। हथियार उठाने के लिए भाषण देना, बिल्कुल। अगर हथियारों के लिए भाषण दोगे तो ये तो अनुच्छेद 2 में रोकेगा नहीं, हथियार किसी को मत उठाने दो। और भाषण जो संविधान में सरकार की अस्थिरता को बाधित कर सकता है। अरे भैया, संविधान में लोकसभा में सरकार की अस्थिरता बाधित करे, भले ही भाषण दो ना यार, ऐसे कई भाषण दिए गए, इसे आप वाक अभिव्यक्ति नहीं मान सकते हो। और न्यायालय की अवमानना, बिल्कुल न्यायालय की आप अवमानना नहीं करोगे। तो सिंपल है यार। 30 अगर छांटोगे तो आंसर आएगा। 3 आपको पता ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ऑप्शन होना चाहिए, सरकार की बाध्यता। बिल्कुल सिंपल आंसर आते हैं, कोई हार्ड नहीं होता है। निम्न से कौन से निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं? गांधीवादी सिद्धांतों पर कौन से निर्देशक सिद्धांत आधारित हैं? समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ये तो समाजवादी है भैया। निःशुल्क अगर कोई विधिक देना और समाज को न्याय बढ़ाना, समाजवादी हो गया, गांधीवादी नहीं है। तो पहले को हटाओ, पहला हट गया। अब इसमें क्या है कि आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड 1 से हटा, बाकी देखना पड़ेगा। लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में, बिल्कुल गांधी जी लोक स्वास्थ्य की तो बात बिल्कुल गांधी जी नहीं कर रहे थे। क्योंकि लोक स्वास्थ्य ये तो समाजवादी भी, ये भी समाजवादी सिद्धांत हो जाएगा। हाँ, गाँव की बात जरूर गांधी करते थे। गाँव पंचायतों का गठन करना और उन्हें स्वशासन इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना, अनुच्छेद 40 है उसके तहत गाँव की बात करता था। तो दूसरा भी गलत हुआ। तो जैसे ही आपको सिर्फ एक पता होना चाहिए कि लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य है ना, सार्वजनिक सिद्धांत है, समाजवादी सिद्धांत है। जैसे ही आपको 2 पता, 2 एलिमिनेट करोगे, इसका आंसर सीधा बी निकलेगा। सिर्फ एक पता होना चाहिए, 1 और 3 पता होने भी नहीं चाहिए। तो ये फर्जी क्वेश्चन निकला। निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के रूप में कौन कौन से संरक्षण उपलब्ध हैं? मौलिक अधिकारों के रूप में कौन कौन से हैं? कि निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, चाहे भले ही वो जनहित के विरुद्ध हो। बिल्कुल गलत है। निरुद्ध किए वाले व्यक्ति को ऐसा कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई तेरे को निरुद्ध क्यों किया, क्यों नहीं किया है। और निरुद्ध किए गए व्यक्ति को 24 घंटे बाद रिहा कर दिया जाना चाहिए, जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे के निरोधों को प्राधिकरण नहीं। 24 घंटे वाला ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसमें काफ़ी लंबा रख सकते हैं, 2 महीने का प्रावधान होते, 2 महीने तक रख सकते हो। अनुच्छेद 42 ये अनुच्छेद 22 में ऐसे प्रावधान किए गए हैं। और निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसको अवसर तो देना चाहिए। अवसर तो सबको मिलना चाहिए। अवसर की समानता है भारत में, अवसर मिलेंगे। तो इसमें सिर्फ 3 सही है। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लग रहा था, दूसरा अगर आप हटा देते हो तो तीसरा हो जाएगा और फिर पहला पता होना चाहिए। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। ये निरोध वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इसके ऊपर ध्यान देना। और आप हो सके तो इस टॉपिक को अभी के अभी पॉलिटी में पढ़ लो लक्ष्मीकांत से। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है? नहीं, किसी राज्य में आवश्यकता नहीं होती। संसदीय जो होता है ना राष्ट्रपति शासन, वो उसके लिए संसदीय स्वीकृति क्यों आवश्यकता होगी भैया? राष्ट्रपति शासन को राज्यपाल लगाता है और राज्यपाल खत्म कर लेगा। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। बिल्कुल सही है, संसद की शक्ति को सीमित किया है। ये थोड़ा आप पढ़ लेना, बिल्कुल ये ठीक है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार है भैया? विचार ये है कि ये पूरी तरह संप्रभु निकाय है। बिल्कुल ठीक है, संविधान सभा तो थी। ये ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती थी या बदल सकती थी। सही बात है, ब्रिटिश जो भी बनाएगा उसको तो बदलेगी यार, ब्रिटिश को हम क्यों नहीं बदलेंगे? बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है। और जैसे इस दूसरा पता होगा तो बी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर पहला पता हो तो सी एलिमिनेट हो गया। अब 1-2 तो है, अब तीसरा देखना, तीसरा सही है गलत है। रियासतें अभी भी विधानसभा में शामिल नहीं हुई, गलत बात है। रियासतें विधानसभा में शामिल हो चुकी थी,
क्योंकि एक दो को छोड़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर तो संविधान सभा में शामिल हो गई थी रियासतें, और जो इसलिए तो हम वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसकी कहानी तो कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में इसने प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया, बिल्कुल किया था। इसने उच्च और निम्न सदनों के साथ केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की, बिल्कुल ठीक है। जो राज्यसभा लोकसभा की बात आप करते हैं वो है। इसने राज्यों को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया, बिल्कुल किया था। क्यों नहीं किया था? इसने पहली बार मुसलमानों, सिखों, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया, बिल्कुल। ये मुसलमानों का तो 1909 में ही कर दिया, 1900 पार्लियामेंटो में कर लिया था। ये माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड है तो 1919 में नहीं किया था। मुसलमानों को पहले दिया, सिखों को और आंग्ल भारतीयों को बाद में दिया था। भारतीय ईसाई थे उनको भी दिया गया था, यूरोपीय लोग थे उनको मिला था। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और वे श्री वैष्णववाद के दर्शन में सबसे सम्मानित आचार्य हैं। वे वेदांत की विशिष्टाद्वैत उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने भाष्य जैसी प्रभावशाली ग्रंथों की रचना की है। तो ये रामानुजाचार्य की बात हो रही है, रामानुजाचार्य की, अभी जो 120 किलो से संबंधित थी और 120 वर्षों की स्मृति बनाया था। मोदी भी गया था वहाँ पर। 1917 में इनका तमिलनाडु में जन्म हुआ था और वैष्णववाद से संबंधित थे। इनको इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है, इलाया पेरुमल के रूप में। और बाकी ये विशिष्ट अद्वैतवाद का इन्होंने दर्शन दिया ही था, ये तो आप जानते ही होंगे रामानुज के बारे में। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत के नागरिक संघ और राज्य दोनों के प्रति निष्ठावान होते हैं। भारत के नागरिक है ना, संघ और राज्य दोनों के बीच। हमारे यहाँ संघीय संविधान है, ठीक है, कनाडा की तरह नहीं है, हमें केंद्र राज्य परिकल्पना की गई है। और भारत में केवल राज्य जन्म के से नागरिकता ही राष्ट्रपति के पद से के लिए पात्र है। नहीं, राष्ट्रपति पद के लिए जन्म से नहीं है। अगर जन्म से नागरिक है, साथ में प्राकृतिक रूप से अगर नागरिक है ना, उसके भी हो जाएगा। जैसे अमेरिका में होता है ना, जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकता है। भारत का संविधान जो है ना, वो संघीय एक दोहरी व्यवस्था है कि परिकल्पना करता है, लेकिन केवल एक नागरिकता प्रावधान करता है। तो नागरिकता यहाँ दो नहीं कि भाई राज्य की अलग नागरिकता है, केंद्र की अलग है, तो गलत बात हो जाएगा। अमेरिका में दो नागरिकता होती है, राज्य की अलग है और केंद्र की अलग है। मूल संरचना के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सर्वप्रथम केशवानंद भारती मामले में उत्पन्न हुई थी, बिल्कुल ठीक है, हुई थी। और ये भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन की भी संतुलन को कमजोर करता है। क्यों भैया, कमजोर क्यों करेगा? ये तो और भी बढ़ाता है लचीलेपन को। तो गया वो तो सिंपल लल्लू की संधा। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अनुच्छेद 20 के संदर्भ में विचार करना है कि दीवानी और फौजदारी मामलों में कोई पूर्व पद प्रभाव कानून अधिनियमित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। स्व अभिशंसन से सुरक्षा में अंगूठे के निशान और रक्त के नमूने देने से सुरक्षा शामिल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आपको कोई अंगूठे के निशान और रक्त के नमूने देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में दोहरी सत्ता से बचने के लिए या तो न्यायालय या विभाग को ही कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों भैया? कोई भी कर सकता है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय नहीं है भैया यहाँ पर जो आप बता रहे हो। तो तीनों ही गलत है। जैसे तीसरा गलत करते हो तो ए बचता, ए दी में से कोई एक गलत होता है तो एलिमिनेट हो जाएगा। कि संविधानवाद सीमित सरकार का दर्शन है। संविधान होता है सीमित सरकार। सरकार को आपके हर चीज़ में घुसना नहीं चाहिए। आपके निजी अधिकार हैं कुछ, यार बेडरूम में सरकार क्या करेगी? आपके घर में सरकार को नहीं आना चाहिए। सरकार बाहर ही रहे तो बढ़िया। बाहर जा रहे हो, अगर आप चोरी कर लेते हैं, आपको कोई आपकी डकैती कर लेता है तो सरकार काम के, पुलिस का काम है। आप निजी जीवन में क्या कर रहे हैं उसमें सरकार को मतलब नहीं है। तो ये संविधानवाद सरकार को सीमित करता है, ये समझ गए आप। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस दर्शन को परिवर्तनीय बनाती है? कौन कौन सी विशेषता इसमें परिवर्तनीय बनाती है? तो मूल अधिकार परिवर्तन बनाता है इसमें, राज्य की नीति निर्देशित और मूल कर्तव्य नहीं बनाती है। ये तो परिवर्तनीय है। अब बात करें कि सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहले राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को प्रभावी बनाती है? राज्य की नीति निर्देशित तत्वों को, अच्छा छूट गया क्या? हाँ, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती तो इसका क्या मतलब होता है? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो गई? नहीं, 19-20 निलंबित नहीं होते, ध्यान रखना। राष्ट्रीय मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है, बिल्कुल राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता। 21-22 किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तीसरा गलत है। अनुच्छेद जो है ना
20-21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है। अन्य शब्दों में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 एवं प्राण और दैहिक स्वतंत्र अधिकार 21 आपातकाल के दौरान भी परिवर्तनीय रहेंगे, तो इनको नहीं कर सकता है। जो ये बोल रहा है नहीं कर सकता है। 96 है, इसका आंसर बी है, तो ये गलत हो गया। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भाषाई अल्पसंख्यकों के संदर्भ में इसका उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 बी में किया गया है। हाँ तो सही बात है, 350 बी में इसका अनुच्छेद किया गया, उपबंध किया गया है, जो कि ये ना 7वां संविधान संशोधन था 1956 में। और इस संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच कर सकता है, सभी मामलों की नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया है 97। अब लास्ट 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। सरकार की निम्न में से कौन सी पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाती है? सरकार की कौन कौन सी पहले नीति निर्देशक तत्वों को बनाती है? 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन बिल्कुल, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अपनाना बिल्कुल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बिल्कुल, ये सभी हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाने का काम करती हैं। जो से ये है ना, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इसमें आपको अनुच्छेद 48 के बारे में कृषि का आधुनिकीकरण पर बल देती है। जैसे महात्मा गांधी रोजगार, तो ये अनुच्छेद 41 है, अनुच्छेद 43 की बात करता है। दंड संहिता प्रक्रिया ये अनुच्छेद 50 की बात करता है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, तो ये कुछ प्रावधान है। जैसे ये 65 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं, तो इसमें अनुच्छेद 41 काम है, जिसमें बताया गया था बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की दिशा में राज्य सहायता करेगा। तो ये ध्यान होना चाहिए, बहुत काम आते हैं, मेंस में पूरा लिखना पड़ता है। नीति आयोग के टीम इंडिया विंग में शामिल है। नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में क्या क्या शामिल है? तो प्रत्येक राज्य और केंद्र मंत्रालयों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होती है टीम इंडिया विंग में। इसमें परामर्शदात्री शाखा होती है, शोध शाखा होती है, अलग अलग होती है। तो इसमें जो टीम इंडिया विंग है, इसमें ये रहेंगे जो मैंने अभी बताया आपको, बी वाला ऑप्शन, प्रत्येक राज्य, केंद्रीय और मंत्रालयों के प्रतिनिधि। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान नागरिकों को निम्न में से किसकी गारंटी देता है? तो भारत का संविधान है वो प्रतिष्ठा की समानता देता है, अवसरों की समानता देता है, विधिक समक्ष समानता देता है, लेकिन परिणामों की समानता नहीं देगा। भाई कि परिणाम क्यों भैया? कोई 10वीं फेल हो जाएगा, कोई पहले स्थान पे आएगा, तो परिणामों कैसे समानता होगी? तो जैसे 30 एलिमिनेट करेंगे तो अपन को ये 3 पता होना ही होना चाहिए, सिर्फ 1 पता होना चाहिए, परिणामों में समानता नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन हमने करने की प्रैक्टिस की है। ये पहला पेपर पूरा हो गया, फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया, ये सेकंड पार्ट हो गया इसका, और इस आधार पे अब आपका ये पॉलिटी खत्म होता है पहला पेपर। अब धीरे धीरे 35 विजन पेपर कराता है 1 साल में, तो कोशिश करेंगे कि 35 के 35 पूरा का पूरा आपको हल करा दिया जाए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।